कल के भारी उतार चढ़ाव के बाद बाजार में आज है मिलीजुली शुरुआत के हैं संकेत, लेकिन सपाट खुलने के बाद किस तरह का रहेगा एक्शन? बढ़ेंगे तो कहां जाकर रुकेंगे, गिरेंगे तो कहां लेंगे सपोर्ट और किन लेवल्स पर होगी क्लोजिंग? ये हैं वो सारे सवाल जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं। तैयार है जवाब भी। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मिड वीक ट्रेडिंग सेशन यूजुअली सबसे एक्टिव होता है और अगर इतने उतार चढ़ाव वाले संकेत हों तो फिर कैसे करनी है आपको तैयारी, ये जानना है अनिल सर आपके साथ। बताएं आज के ट्रिगर्स क्या कहने पे। अमेरिकी बाजारों में गिरावट डीप काफी जबरदस्त रही। उम्मीद से कुछ ज्यादा हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 300 पॉइंट नीचे थे, लेकिन उसके मुकाबले में 550 अंक नीचे जाकर बंद हुए। और इसके साथ साथ खराब खबरों का दौर सिर्फ डाउ की गिरावट से नहीं है। कच्चा तेल $90 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। 7 साल की ऊंचाइयों पर पहुंचता हुआ दिख रहा है कच्चा तेल। ये चिंता की बात है हमारे इंपोर्ट बिल के लिहाज से। बजाज फाइनेंस दमदार नतीजे पेश किए और बाकी कंपनी के जो नतीजे आए ICICI Pru, LTTS, इन पर भी रहेगी नजर। बाजार बंद होने के बाद कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट हैं। आज भी रिजल्ट्स के लिहाज से बड़ा दिन है। बजाज ऑटो के नतीजे निफ्टी में और बाकी वायदा कारोबार की 5 कंपनियां अपने नतीजे पेश करेगी। और थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे लंबे समय बाद एक खिलाड़ी बाजार में उतरने की तैयारी में है। IPO AGS ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी का पैसा लगाएं या दूर रहें। बिल्कुल, तो पिछले साल की IPO के बौछार के बाद थोड़ा सुस्त एक्शन रहा IPO मार्केट्स में, बट आज फिर से वहां पर एक्शन होने वाला है, तो उस पर आपकी राय लेनी है सर। और आज मार्केट की स्ट्रैटेजी भी समझनी है। पर एक बार पहले सर, ये जो कल शाम अमेरिकी बाजारों में हुआ है, ग्लोबल बाजारों में हुआ है, उस पर राय जानना चाहूंगा। जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो संकेत आ गए थे कि एक खराब सेशन हो सकता है, बट 550 अंकों की गिरावट डाउ पर सर, 2.5%, नैस्डैक 3%, रसल 2000। सडनली ऐसा क्या अमेरिकी बाजारों ने देख लिया जो इतनी भारी गिरावट कल हुई? मजे की बात दीप यही कि गिरे ज्यादा है, यही सडन है। इसके अलावा और कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि सडन हुआ हो, क्योंकि जिन वजहों से गिरे उन वजह में एक भी नई वजह नहीं है। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ेंगी, जी हाँ बढ़ेंगी, सबको पता है। 3 बार बढ़े या 4 बार बढ़े फर्क उतना ही है। तो कल अमेरिकी बाजारों ने यह सोचा कि 3 नहीं 4 बार बढ़ सकती है। और क्यों ऐसा सोचा? क्योंकि 10 साल की बॉन्ड यील्ड 1.90 के आसपास पहुंच चुकी है, 1.9% के आसपास। इसका मतलब यह है कि बॉन्ड मार्केट ये मानकर चल रहा है कि ब्याज दरें ज़्यादा बढ़ेंगी, जल्दी बढ़ेंगी, और वहाँ से एक रिएक्शन आता हुआ दिखा। लेकिन ऐसा नहीं कि हम बॉन्ड यील्ड्स पर 1.80 तक तो पहले भी पहुँच चुके थे, थोड़े और ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। और वैसे थ्योरेटिकली देखा जाए तो दीप बाजार का रिएक्शन सही है, क्योंकि ब्याज दरों का बढ़ना इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा नहीं माना जाता। और जब ब्याज दरें बढ़ती तो पैसा इक्विटी में से, शेयर में से शिफ्ट होकर जाता है बॉन्ड मार्केट की तरफ से। भले हिंदुस्तान में हम इतने एक्टिवली अपना फंड मैनेजमेंट नहीं करते कि ब्याज दरें 25-50 बेसिस पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए तो इधर से पैसा निकाल कर उधर डाल दें या उधर से इधर आ जाए, वो हमारे यहाँ कम होता है। लेकिन डेवलप्ड मार्केट में ये बड़ा ट्रेंड बहुत क्लियर कट है। बढ़ती हुई ब्याज दरों के वक्त इक्विटी में से पैसा निकलने की एक जो टेंडेंसी होती है वो है ही। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर लोग उस तरह के हैं, या तो 100% इक्विटी में डालेंगे या बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, या तो 100% FD में रखेंगे या बिल्कुल नहीं रखेंगे। सो एसेट एलोकेशन जैसा मामला बहुत कम लोग हैं जो फॉलो करते हैं हमारे बाजारों में। लेकिन हाँ, अमेरिका में और बाकी डेवलप मार्केट्स में काफ़ी कुछ ऐसा एसेट एलोकेशन होता है। ऐसे में ब्याज दरें जब बढ़ने घटने के संकेत आते हैं तो फंड फ्लो एक एसेट क्लास से दूसरे एसेट क्लास में इसी तरह से शिफ्ट होते हैं। तो कल जो अमेरिका में कमजोरी रही उसकी बड़ी वजह ये थी कि अमेरिका में ब्याज दरें ज़्यादा और ज़्यादा जल्दी बढ़ने का खतरा अमेरिकी बाजारों को नजर आया, उसी पर रिएक्शन होता हुआ दिखा। पहली चीज। दूसरी चीज, आमतौर पर ब्याज दरों से प्रभावित होने वाले सेक्टर्स होते हैं बैंक, ऑटो, रियल एस्टेट, है ना, ये ज़्यादा होते हैं। तो बैंक्स, वहाँ पर रिजल्ट्स भी थोड़े बैंक्स के कमज़ोर आते हुए दिखे। 1-2 बैंक्स के जो रिजल्ट्स आए दिग्गज बैंकों के अमेरिका में, वो कमज़ोर आते दिखे। तो दोनों ही चीज़ें, एक तरफ ब्याज दरें बढ़ना, दूसरे कमज़ोर रिजल्ट्स, इन दोनों ने आग में घी डालने का काम किया। और उस लिहाज से 300 पॉइंट के आसपास की जो कमज़ोरी हम सोच कर बैठे थे उसके मुकाबले में ज़्यादा कमज़ोर हुए। दिन के लो पॉइंट पर जाकर बंद हुए, ऑलमोस्ट लो पॉइंट पर। डाउ, नैस्डैक, रसल 2000, S&P 500, तो एक कमज़ोरी वाला सेशन था ही। हालांकि ये ब्याज दरें बढ़ेंगी, ये डर इन्फ्लेशन का, ये सारी चीज़ नई कुछ भी नहीं है। लेकिन कल चूंकि बॉन्ड मार्केट ने कल रिएक्शन दिया, यही नया था कि 1.80 के मुकाबले में बॉन्ड यील्ड्स 1.90 तक पहुंची। 1.75 था, 1.90 तक पहुंचा है। तो मेरे ख्याल से वो एक रिएक्शन था। तो अमेरिकी बाजार जो गिरे हैं, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों के बढ़ने के खतरे से, डर की वजह से गिरे हैं। जो कुछ पहले से पता था, कुछ नया आया कल बॉन्ड मार्केट से, यही सब कुछ है। जी दीप।
एब्सोल्युटली। तो अमेरिका में तो इन्फ्लेशन बढ़ने की चिंता है और उसका प्रभाव आ रहा है। पर सर मुझे याद है और मैं आपको कॉम्प्लीमेंट भी करना चाहूंगा, क्योंकि 2:30 बजे जब बैंक निफ्टी 550 पॉइंट ऊपर डेज हाई पर ट्रेड कर रहा था और निफ्टी भी सिर्फ 50 पॉइंट ही नीचे था, तब आपने कहा था कि ये मुनाफा वसूली का समय है, यहां से आप थोड़ी सेलिंग भी कर सकते हैं, अब खरीदे नहीं, बाजार के गिरने का इंतजार करें। और एग्जैक्टली हमने देखा आधे घंटे बाद बाजार में एक बहुत ही शार्प गिरावट भी आई थी। तो वो आपने डेटा रीडिंग सही करी थी सर। बताएं अब क्या समझना है, कल हमारे बाजार ऑलरेडी इस गिरावट के लिए एडजस्ट हो गए या फिर आज थोड़ा और होंगे? देखो, आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि आप प्योर हार्टेड, मतलब एक साफ दिल वाले इंसान है और जो चीज़ों को उस तरह से लेते हैं जैसे मैं कहता हूँ। नहीं तो बहुत सारे लोग तो कल मुझे ट्विटर पर ये कह रहे थे कि आपकी वजह से बाजार गिरा। भाई मुझे गलतफहमी नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए। कोई बाजार मेरे बोलने या कहने से बढ़ता है या घटता नहीं है, ये गलतफहमी बिल्कुल भी ना रखें। और फिर भी अगर आपको लगता है कि ये गलतफहमी है कि मैंने कहा कि 38,800 38,850 पे खरीदने का नहीं, बेचने का समय है, प्रॉफिट बुक करने का समय है, फ्रेश नहीं लेंगे, अगर आपको लगता है अगर मेरी वजह से हुआ तो फिर मेरे साथ हो लो, मेरी बात मान लो बजाय मुझे कोसने के, तो ये तो ठीक है, चलता रहेगा। कई बार होता है मार्केट अपने हिसाब से रिएक्शन देता है, हम तो सिर्फ डेटा पढ़ते हैं और डेटा के हिसाब से बोलते हैं, और कई बार सही होता है, कई बार गलत भी होता है। कई बार यही कल ये भी हो सकता था कि आपका डाउ खराब नहीं होता तो 38,850 के ऊपर ब्रेकआउट के लिए भी कल बहुत अच्छा दिन था। लेकिन वही है कि आपको डेटा को देखकर, मैं कल इसीलिए दीप जब आप बात कर रहे थे मैं यही कह रहा था कि हम ओपिनियन इसलिए दे पाते हैं कि हम अनबायस्ड होते हैं, बाजार बढ़े या घटे उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये चीज़ मैं ज़रूर मानना चाहता हूँ कि इक्विटी में इन्वेस्ट करना या किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने के लिए आपके सबसे पहली कंडीशन ये नहीं कि आपकी जेब में पैसा होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन ये कि आपको पॉजिटिव होना चाहिए उस एसेट क्लास को लेकर। अगर आप उस पर पॉजिटिव नहीं है तो पैसा होने के बाद भी नहीं लगाएंगे, पहले तो पॉजिटिव हो उसके बाद पैसा है तो पैसा लगाएं। सो बाय नेचर मैं पॉजिटिव हूँ, इक्विटी पर भी, दूसरे इन्वेस्टमेंट और एसेट क्लास पर भी। सो नेचुरली अगर मार्केट बढ़ते तो हमें, आपको, सबको और ज़्यादातर लोगों को अच्छा लगता है। इसलिए कई बार हम कहते हैं कि हम पॉजिटिव रहते हैं या तेज़ी की बात करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि अल्टीमेटली पैसा 95% 98% लोगों का तेज़ी में ही बनता है। सिर्फ 1 या 2% लोग ही हैं जो मंदी करके कमा सकते हैं। कुछ ट्रेडर्स हो सकते हैं, कुछ बाय नेचर परपेचुअल मंदी में होते हैं, वो बहुत कम लोग होते हैं गिनती के। लेकिन जब हम तेज़ी की बात करते हैं, लेकिन जहां हम कहीं प्रॉफिट बुकिंग का कॉल देते हैं, जहां कहीं हम आपको बेचने की कॉल देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बोलने से कुछ हो रहा है। जहां हमें लगता है कि ये अच्छी जगह है, अगर समझिए आपने कल बात सुनकर 18,350 पर निफ्टी बेचा हो, 38,700 800 पर आपने प्रॉफिट बुक किया, तो आज आप हल्के ना। और ये हल्के होने की बात दीप मैं लगातार 3 दिनों से कह रहा हूँ, ऊपर में बेचना ही बेचना है, हर रोज बोल रहा हूँ बेचना, ताकि आप नीचे के लिए जगह बना कर रखें। कोई बाजार ऐसे धराशायी नहीं हो रहे। नो डाउट इंट्राडे में कल जितना शार्प करेक्शन हुआ मेरी उम्मीद से ज़्यादा हुआ। मैं खुद 38,350 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं देख रहा था कि उसके नीचे जाना चाहिए। 38,850 से 38,350 500 पॉइंट का करेक्शन हो जाता, वो भी सफिशिएंट होता, लेकिन उससे ज़्यादा गिरा है। निफ्टी में 18,200 के नीचे नहीं देख रहा था कि 150 पॉइंट करेक्शन इंट्राडे में हो जाएगा तो काफ़ी होगा, लेकिन उसके मुकाबले में 18,100 तक भी हम गए। सो कई बार बाजार आपको सरप्राइज कर सकता है स्पीड से, करेक्शन की स्पीड से, करेक्शन की मात्रा से, लेकिन डायरेक्शन से सरप्राइज नहीं कर सकता। तो हमारा कॉल डायरेक्शन पे है, पॉइंट पे नहीं है। और मैं पूरी क्रेडिट लेना भी नहीं चाहता कि 800 पॉइंट मेरे बोलने से गिर गया या मेरे बोलने के बाद गिर गया। मेरा तो अंदाजा ही 38,350 38,500 तक का ही था और बैंक निफ्टी पे 18,200 तक का ही था। तो मार्केट है, हमें सरप्राइज देता है, शॉक भी देता है, तो जैसे आए वैसे लीजिए। तो आपका कॉम्प्लीमेंट में मैं यही कहना चाहता हूँ, कभी सही होता है, कभी गलत होता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जब हम अनबायस होकर डेटा को एनालिसिस करते हैं दीप, तो हमें ये पता है कि किस लेवल पर आकर भावनाओं में नहीं बहना है। वही चीज़ आज भी करेंगे। बिल्कुल, कल आपको यही कहा था क्लोजिंग में, शॉर्ट काट के जाइए, डरिए मत, आज आपको फिर मार्केट मौका देगा। तो सपोर्ट लेवल पर खरीदना भी है, कोई डरना नहीं है, और ऊपर वापस आएगा अच्छे लेवल पर, वहाँ बिकवाली भी करनी है। तो उस स्ट्रेटेजी में जो 3 दिन से पीछे चल रही है, आज भी कोई बदलाव नहीं है, सेम है। ऊपर आएगा वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके हल्का होना है, नीचे अहम सपोर्ट पर आएगा वहाँ खरीदना भी है, बिल्कुल सेम स्ट्रेटेजी है दीप। एब्सोल्युटली सर, और लेवल्स को रिस्पेक्ट करना है, ये आपको बाजार से सीख मिली है कल की गिरावट में। इनफैक्ट एक बार देख भी लेते हैं कि कल 2:30 बजे अनिल जी ने आपको कहा था कि अब खरीदारी नहीं करिए, मुनाफा वसूली का वक्त है। ये जो 38,725 और 38,850 ये कंजेशन जोन है, यहाँ पर बैंक निफ्टी खरीदना बनता नहीं है। 125 पॉइंट में
ऊपर में एडवेंचर करने के बजाय इंतजार करना पसंद करूंगा। बैंक निफ्टी में अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर है तो 39,000 के स्टॉप लॉस के साथ 38,850 के आसपास बेचेंगे भी। तो आई एम सॉरी बट आप भले ही जोश में होंगे, लेकिन इस लेवल पर इस रेंज में मेरे लिए ना खरीदना नहीं बनता जी। लेवल्स को रिस्पेक्ट करें, और अगर आप लेवल्स को रिस्पेक्ट करेंगे तो बाजार दोनों तरफ आपको रिवॉर्ड भी करेगा। तो चलिए सर, आज के स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं, थोड़ी देर में आईपीओ पर भी करेंगे चर्चा। अब बताएं आज आपकी कहां पर नजर है? अरे दीप, ये गिरा, लेकिन मैंने तो उस समय, अभी मैंने सुना तो मुझे पता चला, मैंने तो उस समय आई एम सॉरी भी बोल दिया था। आई एम सॉरी बट यहाँ पर खरीदना नहीं बनता है। तो माफी के साथ मेरे ख्याल से पिछले 3 दिनों में तीसरी प्रॉफिट बुकिंग की वार्निंग आई है मेरी तरफ से। पहले मैंने बीएससी पे बोला, कल कोस्टल कॉर्पोरेशन पे भी मैंने बोला था कि प्रॉफिट बुक करें, कल मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी में बोला। तो वक्त वक्त पर देखिए, अल्टीमेटली नोशनल प्रॉफिट नोशनल लॉस कई बार हम देखते हैं मार्केट में। और आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहें कि अगर हाई बन गया और उसके बाद नीचे आ गया तो मैं ये बोलूँ कि मेरा टारगेट आ गया था, या ये चाहें कि जिस लेवल पर मुझे लगता है बुक करना चाहिए वो आपको और बता दूं? तो जाहिर सी बात है आप दूसरी चीज़ ज़्यादा पसंद करेंगे, बजाय इसके कि मैं कहूँ कि देखो वो तो टारगेट छू के आ गया, आपने उस वक्त क्यों नहीं किया। जिस वक्त करना है उस वक्त बताना मैं ज़्यादा पसंद करूँगा, और जो मुझे ठीक लगता है वो मैं आपको बताऊँगा। बाकी अगर आपको पसंद आए नहीं आए, आप बायस हो सकते हैं। अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशन लॉन्ग या शॉर्ट की है, मैं बायस नहीं होता, मैं इतना कह सकता हूँ आपसे। आइए, ग्लोबल मार्केट्स आज के संकेत नेगेटिव साइड पर हैं अनडाउटेडली। एफआईज के संकेत भी नेगेटिव साइड पर हैं। घरेलू फंड्स के संकेत न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल से हल्के से नेगेटिव हैं। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हैं। सेंटिमेंट पॉजिटिव से न्यूट्रल हुआ है और ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। मेरे लिए ट्रेंड में कहीं कोई दूर दूर तक अभी तक बदलाव के संकेत नहीं है। एक दिन की इंट्राडे गिरावट से मैं ट्रेंड नहीं बदलता, ये बहुत साफ है। ये है आपके लिए आज के सारे ट्रिगर्स। और ट्रेंड में बदलाव दीप, जो मैं कल भी बोल रहा था, तभी होगा 17,800 के नीचे बंद होने पर। हम 17,750 17,800 आता है क्लोजिंग बेसिस पर। जब तक इसके नीचे हम बंद नहीं होंगे तब तक हम ट्रेंड में बदलाव नहीं करेंगे। आपको याद होगा दीप, 17,850 के ऊपर निफ्टी के बंद होने के बाद हमने ट्रेंड को पॉजिटिव किया था, राइट, न्यूट्रल से पॉजिटिव किया था। अब हम 17,750 के नीचे बंद होने पर पॉजिटिव से न्यूट्रल करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। उससे पहले हमारे लिए 200-300 पॉइंट की तेजी मंदी अगर हम नहीं संभाल सकते हैं, या उसमें अगर हम घबरा जाए, 7 दिनों तक 8 दिनों तक रोज बढ़े और एक दिन में हालत ख़राब हो जाए, तो फिर कहीं न कहीं मार्केट में खराबी नहीं है, हमारे में अपने में खराबी है, या हमारे अपने में कोई न कोई कमी है, थॉट प्रोसेस बराबर नहीं है, या फिर ट्रेडिंग में डिसिप्लिन नहीं है। ये हमें सोचना होगा, क्योंकि इस तरह के झटके ये पहली और आखिरी बार नहीं लगे, आगे भी कई बार लगते रहेंगे। इसलिए उसकी तैयारी और उसका लेसन होना चाहिए। देखिए, वो एक कहावत है, मुझे नहीं पता, मेरी तो नहीं है, किसी बहुत ही समझदार आदमी ने कहा है दीप कि हर तेजी के मार्केट के बाद अगर आपके पास पहले से ज़्यादा पैसे नहीं है तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं, और हर मंदी के मार्केट के बाद अगर आप पहले से ज़्यादा समझदार नहीं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। तो कम से कम कल की मंदी में आपने पैसे बचाए न बचाओ, ज्ञान जरूर बढ़ाएं, ये ज़रूरी। कम से कम सीखे ज़रूर कि अचानक से कब क्या हो सकता है, और एक आध दिन में कब कुछ भी हो जाने से बाजार के ट्रेंड नहीं बदला करते। ये आपके लिए कल की बड़ी लेसन है, आपके मेरे सबके लिए। जी दीप। एब्सोल्युटली सर, तो ये बड़ा लेसन कल बाजार ने हमें सिखाया है, और फिर आज का सेटअप भी आपके सामने अनिल जी रख रहे हैं। सेंटिमेंट न्यूट्रल है, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, बट लेवल्स को करना है रिस्पेक्ट। तो लेवल्स बताएं सर, आज कहां पर है आपकी नजर? 17,975 18,050 ये दिन के लिए आज का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इसके नीचे जाने की संभावना कम है, लेकिन कल के बड़े मूव को देखते हुए आपके हाथ में रेंज और सपोर्ट लेवल होनी चाहिए। अगला सपोर्ट रेंज और लेवल जो आते हुए दिखेगा वो है 17,800 और 17,875। ऊपर में 18,175 18,225 वो रेंज है जहां पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। इसको पार करके टिके तो 18,250 18,300 स्ट्रॉन्ग सेल जोन है, यहां पर जरूर बिकवाली करनी चाहिए। बैंक निफ्टी 38,000 के आसपास लगातार सपोर्ट ले रहा है, कल भी लिया है। तो 37,925 38,025 ये 100 पॉइंट की रेंज आज सपोर्ट के तौर पर रखेंगे हम। नीचे 37,700 37,850 मेरे हिसाब से ये रेंज आसानी से टूटनी नहीं चाहिए। और जो जिस रेंज की बात हम कर रहे हैं दीप, जहां से ट्रेंड रिवर्सल होगा निफ्टी का 17,750 17,800 इसके नीचे बंद होने पर ही ट्रेंड रिवर्सल होगा। वही रेंज बैंक निफ्टी का भी मैंने निकाला है, 37,350 37,500। ये 150 पॉइंट की रेंज बहुत मजबूत सपोर्ट बैंक निफ्टी पर भी वैसे ही रहेगी जैसी 17,750 17,800 है। तो 37,350 37,500 रेंज
के नीचे बंद होने पर ही बैंक निफ्टी में भी संकेत आपको नेगेटिव साइड पर नेगेटिव से न्यूट्रल ट्रेंड होता दिखेगा, तब तक नहीं होगा। तो निश्चिंत रहें, अभी भी आपके पास रनिंग करेक्शन के लिए थोड़ी जगह है, इसलिए डरने घबराने की बहुत जरूरत नहीं। कितना ऊपर जा सकते हैं? 38,375, 38,475 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज, 38,600, 38,850 यही रेंज कल भी दी थी, आज भी यही है, कोई बदलाव नहीं। जी दीप। बिल्कुल, तो रेंज में तो कोई बदलाव नहीं है इस समय। देखते हैं ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली आपको फिर से आती हुई भी दिख सकती है। ट्रेडिंग रेंज क्या है सर आज की? ट्रेडिंग रेंज 18,050, 18,200 दिन की छोटी ट्रेडिंग रेंज, 17,975, 18,250 मीडियम रेंज और 17,875 से लेकर 18,300 दिन की बड़ी रेंज के तौर पर लेकर चलें आप। बैंक निफ्टी 38,025 और ऊपर में 38,375 छोटी रेंज है, 37,850, 38,475 मीडियम रेंज है, 37,700 और 38,600 ये दिन की बड़ी रेंज के तौर पर लेकर चले बैंक निफ्टी में। एफआईज की तरफ से इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन, मजे की बात देखिए दीप, ये डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। एफआईज की तरफ से इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन में कोई बदलाव नहीं, 64% के 64%। तो कल ये जो इतना ऊपर नीचे हुआ, इसमें अगर एफआईज ने कुछ भी नहीं किया बदलाव, तो फिर किया किसने, ये बड़ा सवाल है जो हम डेटा में आगे डिस्कस करेंगे। सिर्फ इस वक्त एक चीज बताना चाहता हूं, एफआईज ने कल दोनों ही तरह की पोजीशन में ओपन इंटरेस्ट कम किया है, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी। अब ये मुझे नहीं पता कि लॉन्ग में ओपन इंटरेस्ट उन्होंने एकदम बाजार के लोएस्ट लेवल पे कम किया या 18,350 पे स्टॉप लॉस काट के, शॉर्ट में जो उन्होंने ओपन इंटरेस्ट कम किया वो शॉर्ट काट के हाईएस्ट लेवल पे कम किया या कल दिन के लोएस्ट लेवल पे, ये डेटा नहीं आता, इतना नहीं आता कि किस लेवल पर एफआई ने लॉन्ग या शॉर्ट काटी। लेकिन हाँ, दोनों में ओपन इंटरेस्ट घटा है पुरानी पोजीशन में जो एफआईज की तरफ से। ये कल का इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था और ऐसा कम देखने को मिलता है दीप किसी ट्रेडिंग सेशन में, जब एफआईज दोनों ही तरह की पोजीशन में अपना ओपन इंटरेस्ट घटाए। तो कल की वॉलेटिलिटी में एफआईज की तरफ से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही कम हुए। विक्स नेचुरली कल की इतनी भारी भरकम उतार चढ़ाव के बाद इसको तो बढ़ना ही था, 6% बढ़ के आया। जी दीप। बिल्कुल, तो ये इंटरेस्टिंग डेटा है और जब बाद में एफएनओ डेटा के विश्लेषण करेंगे तो इस पर और क्लैरिटी भी सर देंगे, बट देखते हैं आज इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। सर क्या करना है फिर मौजूदा पोजीशंस वालों को? 17,950 ये है स्टॉप लॉस, आपको लगाना चाहिए इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। जिनको छोटा लगाना है स्टॉप लॉस वो 18,050 का भी लगा सकते हैं, लेकिन कल की वॉलेटिलिटी को देखते हुए मैंने जानबूझकर डीप स्टॉप लॉस दिया है, वो है 17,950 का। बेसिकली 18,000 के आस नीचे जाने पर ही कमजोरी होती है, तो इंट्राडे में एक बार 18,000 टच एंड गो हो जाए कहीं गलती से तो आप 17,950 का स्टॉप लॉस रखें, डेली बेसिस पर भी क्लोजिंग बेसिस पर भी। बैंक निफ्टी के लिए स्टॉप लॉस में कोई खास बदलाव नहीं है, वही है जो कल भी था आपका, 37,900 रखा है, 38,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 5-50 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए कर जाए, इससे बढ़िया है कि आप नीचे का स्टॉप लॉस रखें, थोड़ा सा नीचे 37,900 का। शॉर्ट साइड पे आइए, कल इंट्राडे में 38,325 के पार निकला था, सॉरी 18,325 के पार निकला था निफ्टी, तो हो सकता है डे ट्रेडर्स ने अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लिया हो, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं हुई, तो आज भी हम स्टॉप लॉस यही रखेंगे। इंट्राडे वाले चाहें तो 25 पॉइंट और ऊपर कर लें 18,350, लेकिन मेरे ख्याल से अब 18,325 सफिशिएंट स्टॉप लॉस है आपके लिए, डे ट्रेडर्स के लिए भी, और क्लोजिंग बेसिस पे थोड़ा दूर है, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं, 200 पॉइंट दूर का स्टॉप लॉस। बैंक निफ्टी जो कल के स्टॉप लॉस थे वही आज है। कल इंट्राडे में हमने 38,650 का दिया था, वो ट्रिगर हो गया होगा, लेकिन क्लोजिंग बेसिस वाला जो स्टॉप लॉस था 38,750 का, वो ट्रिगर नहीं हुआ होगा, और इसलिए आज भी 38,750 ही रखना है। इंट्राडे का स्टॉप लॉस जरूर मैंने थोड़ा दूर किया है, 38,850 डबल टॉप जहां पर हम बना चुके हैं, अब वही आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। 5-50 पॉइंट आपको अपनी मर्जी से अपने दिमाग से उस वक्त डिसाइड करना है। और दीप कल भी हम यही बात कर रहे थे कि शॉर्ट कहाँ करना है, ये चीज़ें आपको खुद को भी उस समय दिमाग लगानी होती है। और कल हम यही बात कर रहे थे कि अगर डाउ फ्यूचर्स आपके 200-250 पॉइंट ऊपर है, ट्रेडिंग रेंज के हाईएस्ट लेवल पर आप हैं, तो फिर आपको शॉर्ट करने में डरना नहीं चाहिए। तो मूड माहौल को देखते हुए शॉर्ट करें। आज भी आपको यही नज़र रखनी कि किस लेवल पे कैसे शॉर्ट करना है या किस लेवल पे कैसे लॉन्ग करना है, वो ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल भी आपको देखना चाहिए। जी दीप। एब्सोल्युटली, तो थोड़ा मूड माहौल देखकर पोजीशन बनाएं, अपनी पोजीशन को संभाल के रखें, और रिस्क मैनेजमेंट भी इस बाजार में इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर बताइए, नई पोजीशंस के लिए क्या सलाह दे रहे हैं? खरीदे निफ्टी, और खरीदने के लिए अच्छी जगह है 17,975, 18,050। अब वैसे अगर आप मैं बहुत डिफेंसिव हो जाऊँ तो बोलूँगा 18,000, 17,800, 17,875 में खरीदे, लेकिन उसका कोई मतलब है नहीं दीप, वो बहुत दूर की रेंज है। अगर लेना है तो यहीं पे ले सकते हैं,
17,975 18,050 की रेंज में। स्टॉप लॉस दूर का दे रहा हूँ 17,800 का, और इसकी वजह ये कि 17,875 बीच में आए तो वहाँ भी ऐड किया जा सकता है। तो आपका स्टॉप लॉस 17,800 होगा, थोड़ा दूर का है। और दूर लगाना हो तो 17,750 का लगाओ, लेकिन फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होता है। यहाँ भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन क्या करें, वॉलेटिलिटी के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस रखना होता है। टारगेट 18,125 18,175 दो छोटे टारगेट हैं। 18,200 18,250 मीडियम टारगेट है। 18,275 और 18,300 फाइनल टारगेट, जिसके लिए करनी है आपको खरीदारी। अब आइए शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने के लिए आप 18,200 से मूड बनाना शुरू कर लीजिए। हो सकता है 18,175 से आप मूड बनाना शुरू करें, लेकिन बेचने के लिए अच्छी जगह ये है कि जितना 18,300 के नज़दीक आप बेच पाएँ उछाल में, उतना आप सेफ रहेंगे। सो 18,250 हो सकता है, 275 हो सकता है, 225। बेसिकली कहना ये चाहता हूँ 18,175 से लेकर 18,300 तक दीप हर एक 25 पॉइंट पर रुकावट है निफ्टी में ऊपर की तरफ, तो इसलिए आपको मौका देखकर चौका लगाना है, बेचना वहाँ पर है। 18,350 आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनकर आएंगे वो होंगे 18,175 और 125 के छोटे टारगेट हैं। 18,075 का मीडियम टारगेट, 18,000 और 17,975 के फाइनल टारगेट, इसके लिए बिकवाली करनी है। दीप आज कोई एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बाय या सेल वाली स्ट्रेटेजी नहीं निफ्टी में, दोनों में लेवल के हिसाब से ही करना है। आने दीजिए लेवल पे। हमारे पिछले 3 दिनों से यही कॉल सही पड़ रहा है कि जिस लेवल पर आएगा उस लेवल पे सपोर्ट रेंज पे खरीदेंगे, रुकावट की रेंज पे बेचेंगे, और वो सही होता हुआ दिख रहा है। चाहे कल कितनी भी वॉलेटिलिटी हुई हो, अगर आपने उस रेंज को रेस्पेक्ट करके ट्रेड किया है तो कल आपको मौका बिल्कुल मिला है। बैंक निफ्टी में भी आपने देखा दीप बेचने की राय ऊपर की रेंज में थी, 18,350 से बेचने का मूड बनाइए, एग्जैक्टली वहीं पर टॉप बनाए। तो आज भी रेंज के हिसाब से निफ्टी में हम ट्रेड करेंगे। जी दीप। एब्सोल्युटली सर, लेवल्स को रिस्पेक्ट करना जरूरी है, और यह है आपके लिए निफ्टी की स्ट्रैटेजी। बैंक निफ्टी पर क्या सलाह देंगे सर? बैंक निफ्टी खरीदना है, और खरीदने के लिए जो अच्छी रेंज है दीप वो है 37,700 37,925 की रेंज में यहाँ पर खरीदना है। ये रेंज कल भी दी थी, कल नहीं आई, पता नहीं आज आए ना आए तो उस रेंज में खरीदना है। स्टॉप लॉस आपका 37,600 का होगा। टारगेट जो बनकर आएंगे वो 38,000 38,125 38,350 400 और 475। बैंक निफ्टी, एक मजे की बात बताऊं दीप, बैंक निफ्टी की खरीदारी की रेंज में और खरीदारी के ट्रेड में कल और आज में कोई बदलाव नहीं है, सेम यही है। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आपको 37,900 के स्टॉप लॉस 38,000 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदना है एग्रेसिव ट्रेडर्स के तौर पर। 38,350 475 छोटे टारगेट है, 600 मीडियम टारगेट, 725 और 850 का बड़ा टारगेट। कल भी यही दिया था, आज भी यही है। अब जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, शॉर्ट करने के लिए कल की जो रेंज दी थी उसमें थोड़ा सा नीचे गया। कल की रेंज हमारी 38,600 38,850 की रेंज में बेचने की राय थी। आज 38,475 से 38,600 की रेंज में ही बेचने की राय है, तो बेचने के लिए थोड़ी सी रेंज नीचे की है। स्टॉप लॉस जरूर वही रखा है 38,900 का, 39,000 से 100 पॉइंट ये घटाया है। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट करें। नीचे के टारगेट जो बनेंगे, दो छोटे टारगेट हैं 38,400 और 38,350, मीडियम टारगेट 38,200 और 38,025, बड़े टारगेट 37,925 37,850 तक के बैंक निफ्टी में बनते हैं अगर आप बिकवाली करें तो। जी दीप। ओके सर, तो ये हैं आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स और ट्रेड के लिए आज निफ्टी बैंक निफ्टी पर। सर बैन लिस्ट रोज ही बढ़ रही है, एक बार फिर से एक और एडिशन है। BHEL अब बैन में आ गया है, तो 5 स्टॉक्स ऑलरेडी बैन में थे, ग्रैन्यूल्स, एस्कॉर्ट, सेल, इंडिया बुल्स, वोडाफोन, उसमें अब आज के लिए BHEL को भी आप जोड़ दीजिए। अच्छा सर, अब डेटा समझाइए। एक तो लगातार आई थिंक 5वें दिन FIs की तरफ से कैश में बिकवाली है, तीसरे दिन आई थिंक फ्यूचर्स में भी कंकरेंट बिकवाली है, इसको कैसे समझें? और DIs भी 2 दिनों से कैश में बेच रहे हैं सर। दीप एक अच्छी चीज बताऊं आपको, कल जिस तरह से बाजार गिरा वैसे नंबर्स नहीं खराब उतने। 1255 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में, ऐसे ट्रेंड तो खराब ही है, 5 दिनों से लगातार बेच रहे हैं, तो ये तो 5 दिनों से बेच रहे हैं, कल भी सुबह बेच रहे थे, फिर भी हम 18,350 पहुंचे ना। तो अगर FIs की बिकवाली से इतना डर होता तो कल 18,350 ही नहीं होना था, और पूरे दिन भर आपको मजबूती नहीं रहना था। आखिरी घंटे 1.5 घंटे में तो घुसे हम नीचे एकदम से, नहीं तो 2 बजे तो आप 38,850 पे बैठे थे, 18,300 350 पे बैठे थे। तो जाहिर सी बात है कि FIs की बिकवाली से अगर बाजार को डर होता, अब वो डर किस वक्त लगेगा ये तो पता नहीं चलता ना, कि आप डरेंगे आज डरेंगे या 2 दिन बाद डरेंगे, अभी सुबह 9:15 डरेंगे या दिन में 2 बजे डरेंगे, ये एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता होती है। सो कल यही हुआ है। लेकिन कल जिस हिसाब से मार्केट गिरा उस हिसाब से डेटा खराब नहीं है। क्यों नहीं है देखिए, सिर्फ 1250 करोड़ की खरीदारी बिकवाली कैश में है। इंडेक्स सिर्फ 205 करोड़ के बेचे हैं FIs ने, बहुत छोटा है फॉल के हिसाब से, ठीक है। और उसमें भी दोनों में ओपन इंटरेस्ट घटा है इंडेक्स में,
लॉन्ग पोजीशन भी और शॉर्ट पोजीशन भी, यानी कि फ्रेश शॉर्ट नहीं बनाए, पोजीशन काटी है। स्टॉक्स में भी 566 करोड़ की बिकवाली की है, बहुत बड़ी नहीं है बिकवाली, बहुत बड़ी नहीं। तो अगर कल की बिकवाली में सिर्फ और सिर्फ एफआईजी जिम्मेदार है तो फिर इतना कम नहीं आना चाहिए था, आंकड़ा ज़्यादा आना था। तो थोड़ा एफआईजी ने बेचा, और वो 4 दिन से बेचे, तो कल नई बात उन्होंने कुछ नहीं की। उन्होंने ये तो नहीं कहा हमने अचानक से बेच दिया, आपको हमको सबको पता है। कल हुआ ये कि अचानक से जो बाजार ने यू टर्न लिया, उसमें कई सारे ट्रेडर्स फंसे और उनके स्टॉप लॉस इंट्राडे वाले ट्रिगर हुए। एक दूसरा, आजकल ये मशीन ट्रेडिंग बहुत होती है ना, एल्गो वगैरह होती है, तो एक पर्टिकुलर लेवल तो जैसे ही टूटता है ना, फॉर एग्जांपल 18,350 पे आप ट्रेड कर रहे हैं, किसी ने 18,300 का स्टॉप लॉस डाला, जैसे वो ट्रिगर हुआ धड़ 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 फिर नीचे आया 18,250, किसी ने 18,250 का डाला, वो 18,200 तक ले गया, किसी ने 18,200 का डाला है, वो और नीचे ले गया। सो ये स्टॉप लॉसेस जो एक के बाद एक ट्रिगर होता है ना नीचे के, वो प्रेशर बनाते हैं, और जब तक आप संभले और खरीदारी आए तब तक पता चला आप 200-250 पॉइंट नीचे निकल गए। सो एग्जैक्टली कल यही हुआ। तो अब है ना, ये एक चीज समझनी होगी, जहां इमोशन है ना वहां पर डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगता है। एक बात को समझिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जहां इमोशन है वहां टाइम लगता है डिसीजन लेने में, जहां इमोशन नहीं है, सिर्फ टेक्नोलॉजी या मशीन है, वहां तुरंत डिसीजन हो जाता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप है ना, समझिए कि आपको एक सिग्नल क्रॉस करना है ना, और आप सिग्नल क्रॉस करने, अगर आप इमोशन से देखेंगे रेड से ग्रीन से ऑरेंज हो रहा है, चलो निकल जाता हूँ, और लेकिन अगर यही आपके एकदम से मशीन हो तो क्या करेगी, आगे बैरियर आ गया, आप वहीं के वहीं रुक गए। सो कई बार क्या होता है कि जब जो ट्रेडर्स इमोशन से ट्रेड करते हैं वो इंतजार करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, शायद वापस ऊपर आ जाएगा, ये देखते हैं, लेकिन मशीन उस चीज़ का इंतजार नहीं करती। तो आजकल जो ये शार्प फॉल आते हैं, ये शार्प फॉल आने के पीछे सबसे बड़ी वजह कि मशीन के जो ट्रेड होते हैं, स्टॉप लॉसेस जो वेल डिफाइंड सिस्टम में पहले पड़े होते हैं, एल्गो ट्रेडिंग जो होती है, उनकी वजह से वॉलेटिलिटी शार्प बढ़ती है, और स्पेशली ये बढ़ती घटते हुए मार्केट में ज़्यादा बढ़ती है, तेजी से घटते, इसीलिए हम तेजी से घटते ज़्यादा, क्योंकि उस समय बाइंग हो जाती है खत्म, सेलिंग प्रेशर बढ़ता है, और खरीदने का आप मन बनाए तब तक और नीचे। कई बार आपको लगता है ना ये खरीदने का अच्छा लेवल आ गया, लेकिन आप डिसीजन लेकर 4-5 मिनट रुक जाए, तब तक पता चला 18,250 का 18,200 आ गया, आपने सोचा अरे वाह अच्छा डिसीजन लिया। जब तक आप 18,200 पे लेने का सोचे 18,150 आ जाए, आपको लगता है और अच्छा डिसीजन लिया। सो ये मशीन वाले ट्रेड्स हैं, ये बाजार में स्पेशली गिरावट के वक्त वोलेटिलिटी और गिरावट को तेज करेंगे। ये हमें समझ के चलना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो बार बार नुकसान करेंगे, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। बाकी डेटा ऐसे कोई खास खराब नहीं है दीप, जिसकी वजह से बड़ी चिंता करनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा, इंपॉर्टेंट लेवल। सर कोई लेवल्स जो बताने हो आज के ट्रेड के लिए? 18,000 सपोर्ट लेवल है, 42 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, 18,200 पहली रुकावट है, 45 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में। तो 18,200 की रेंज में हम ट्रेड करेंगे। 18,000 के नीचे फ्रेश मंदी होगी, 18,200 के ऊपर ताकत का पहला संकेत मिलेगा। 18,300 अब आपसे पार करने में पसीना आ जाएगा, आज और कल की एक्सपायरी तक ये मानकर चलें, वहां पर तगड़ी कॉल राइटिंग होकर रखिए, ये आपके लिए लेवल से। बैंक निफ्टी 38,000 तोड़ेंगे तो ही फ्रेश कमजोरी है, 18 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहां पर है पुट में। बैंक निफ्टी 38,000 तोड़ेंगे तो मामला सीरियस है, फिर आप 38,700 750 माफ कीजिएगा 37,700 750 और 37,350 37,500 तक जा सकते हैं। इसकी तैयारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि 38,000 के नीचे जाने पर लगभग 60-65 लाख शेयर पुट राइटर्स रिस्क पर आ जाएंगे। तो 38,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। फिर से ताकत का अच्छा अंदाजा तभी मिलेगा जब आप 38,500 को पार करके टिकें, जिसकी संभावना बैंक निफ्टी में आज थोड़ी कम नजर आती है। जी। ओके, तो ये है आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स, डेटा का विश्लेषण, कल क्या बाजार में हुआ और आज आपको किस तरह करनी है तैयारी। पर सर तैयारी आज आईपीओ मार्केट के लिए भी करनी है। आईपीओ आज खुल रहा है एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज का, क्या राय है सर आपकी इस पे? दीप, पहले राय मैंने इसके पे बनाई थी नोटा की, मतलब कोई एडवाइस नहीं है इस पर। फिर जितना जितना मैं पढ़ता हूँ, जितना ज़्यादा और डिटेल में जाता गया, उतनी उतनी मेरी राय अवॉइड की बनती जाती है कि ना। जब सेटल होंगे तो अनिल जी से उनकी ओपनिंग स्ट्रैटेजी भी ली जाएगी। 850 पॉइंट्स का कट सेंसेक्स आपको ओपनिंग में दिखाता हुआ, 250 पॉइंट्स नीचे निफ्टी। इतना भी गिरावट नहीं आएगी ओपनिंग में, पर थोड़ी गिरावट का हम अनुमान लगा रहे हैं। अब थोड़े रेट्स ज़्यादा सेटल हो रहे हैं। 5 मिनट थोड़ा वॉलेटाइल एक्शन आपको बाजार पर दिखेगा ही। एक बार इस वॉलेटिलिटी को सेटल होने देते हैं और फिर लेंगे अनिल जी से उनकी ओपनिंग स्ट्रैटेजी भी। पर आइए तब तक एक बार कमोडिटी बाजार पर डाल देते हैं नजर, क्योंकि यहां पर जबरदस्त एक्शन बनते हुए दिख रहा है। 6,000 के ऊपर जब से तेल के दाम गए हैं, वन वे मूव आई है और आज सुबह 2% का उछाल
आप कच्चे तेल पर आते हुए दिख रहे हैं। 6,500 के लेवल के करीब आते हुए दिख रहा है। 6,460 के लेवल पर 2% का उछाल भारतीय बाजारों में कच्चा तेल दिखा रहा है। ग्लोबली हम देख रहे हैं ब्रेंट के दाम 7 साल की ऊंचाई पर हैं। WTI $85 पर आ गया है। तो तेल की जो बानवे मूव है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। नेचुरल गैस में भी 1% की खरीदारी है। तो ऑयल एंड गैस ये एक बार फिर से आपको बड़ा उछाल दिखाते हुए। कल सोने में हमने हल्की सुस्ती देखी थी क्योंकि डॉलर हुआ है मजबूत, और आज भी आप वैसा ही एक्शन देख रहे हैं। मामूली गिरावट के साथ सोना ट्रेड कर रहा है 47,900 के करीब। सिल्वर पर आप इस समय हल्का पॉजिटिव एक्शन देख रहे हैं। 63,000 के ऊपर सिल्वर इस समय लेवल्स होल्ड करता हुआ। बेस मेटल्स में भी अच्छा रुझान है, अच्छी शुरुआत हुई है। कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, इन सभी पर आप खरीदारी का रुझान देख रहे हैं। तो ओवरऑल कमोडिटी बास्केट ठीक ठाक ट्रेड हो रहा है, बट कच्चे तेल में बड़ा उछाल आपको आज सुबह फिर से आते हुए दिख रहा है। 6,460 के ऊपर 2% की तेजी कच्चे तेल में दिख रही है। कौन से स्टॉक रहेंगे एक्शन में, आइए इन पर भी एक बार राय ले लें, एक बार व्यू ले लें। ट्रेडर्स डायरी की आज जो दमदार रिकमेंडेशन है उसका रिकैप ले लेते हैं। आज की कॉल आपको दी है वरुण और कुशल ने। सबसे पहले कैश का काउंटर है ऑयल इंडिया। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है, फ्यूचर्स में बजाज फाइनेंस में खरीदारी करना है। जो नतीजे इस कंपनी के आए हैं काफी बेहतर है, उसके चलते खरीदारी कीजिएगा। ऑप्शन में टाटा मोटर्स का 510 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। राकेश झुंझुनवाला जी ने अपना हिस्सा बढ़ाया, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। टेक्निकली अपोलो हॉस्पिटल कमजोर लगता है, बिकवाली कीजिएगा। फंडामेंटली डेल्टा कॉप अच्छा लगता है। निवेश करना है वेस्ट इंडिया में। अगले 4 से 6 महीनों में 1400 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं। खबरों में डीसीएम श्रीराम है, नतीजे काफी बेहतर है, उसके चलते खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में हाईटेक गियर्स और बीएफ यूटिलिटीज में करनी है खरीदारी, और एक स्टॉक जिसमें करनी है बिकवाली वो है वेदांता। यहाँ पे फ्यूचर में बिकवाली कर सकते हैं, टेक्निकली थोड़ा वीक लग रहा है, लेकिन आज का मेरा बेस्ट पिक है बजाज फाइनेंस। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। नंबर्स कंपनी के काफी बेहतर है, ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल पे पहुंच चुके हैं। इन नंबर्स का इम्पैक्ट देखने मिलेगा। ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से अपग्रेड भी आया है। 8,000 के लेवल के लिए आपको करना है यहाँ पे खरीदारी। चलिए कैश स्पेस से टाटा एलेक्साई पर फोकस रखिए। दमदार नतीजे आते हुए दिखे हैं। साथ ही फ्यूचर्स में बंधन बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर बेहद कमजोर लग रहा है, तो यहां पर बिकवाली कर चलिए। ऑप्शन कैटेगरी में ओएनजीसी कच्चे तेल में जिस तरह का लगातार उछाल आ रहा है, उस वजह से यहां पर आपके ऑप्शन में खरीदारी करने की राय है। इंडिया मार्ट इंटरमेश कल भी 2-2.5% की गिरावट थी, आज भी चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर लग रहा है और जस्ट डायल के भी कमजोर नंबर्स आए हैं। फंडामेंटली नजारा टेक काफी बेहतरीन काउंटर लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने डील की अनाउंसमेंट की है, इनके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव साबित हो सकती है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हीरो मोटोकॉर्प ईवी पर इनका रुझान लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। एक साल में 3500 रुपए के लक्ष्य फिर से हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। न्यूज बेस्ड बजाज फिनसर्व, जो बजाज फाइनेंस की प्रमोटर कंपनी है, यहां पर खरीदारी करने की राय है, जिस तरह से बजाज फाइनेंस के नंबर्स आए। और माई चॉइस कैटेगरी में एलटीटीएस खराब नतीजों के दम पर बिकवाली करे। साथ ही बायोकॉन, यहां पर पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, खरीदारी करके चलिए। और भारतीय एयरटेल, जिस तरह से ट्राई के नवंबर के डेटा आए हैं, यहां पर भी आपको बुलिश रहना चाहिए। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है हीरो मोटोकॉर्प। अगले एक साल में 3500 रुपीज के टारगेट आपको कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ईवी पर जो फोकस है वो लगातार हीरो मोटोकॉर्प का बना हुआ है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि एथर एनर्जी में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, तो डेफिनेटली यहां पर आपको नजर रखकर चलनी चाहिए। तो ये थे आपके लिए ट्रेडर्स डायरी के 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। आइए बढ़ते आगे और बजट को लेकर हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरीज ये है आपके सामने। और आज भी एक और दमदार स्टोरी आपके लिए आने को तैयार है। हमारे संवाददाता हमारे साथ तैयार है, अमरीश पांडे बता रहे हैं ये आएगा बजट में। इस ग्रोथ बूस्टर बजट में क्या कुछ हो सकता है, ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए अमरीश हमारे साथ है। अमरीश बताइए क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपके पास। गुड मॉर्निंग सर। बजट होगा ग्रोथ का बूस्टर, ये तो हमने देख लिया है। प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक की जितनी सबकी बातें हैं, उस सारी बातों से ये स्पष्ट हो रहा है कि जो रिकवरी का पाथ पिछले दिनों एक्सपोर्ट से लेकर बाकी सब चीजों में देखा है, सरकार चाहती है वो जारी रहे। एसईजेड को लेकर इस बजट में एक बड़ा अनाउंसमेंट देखने को हमको मिलेगा, जिसमें कि एसईजेड जो एक्ट है 2005, उसमें सरकार संशोधन को अनाउंस कर सकती है। बजट में जो संशोधन होगा उनमें जो 4 मुख्य बातें जो हमें पता चली हैं, उसके हिसाब से अभी तक जो इसके लिए शर्तें थी उसको आसान किया जाएगा। इसके अलावा इसको इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने से एक ये जो इस सेक्टर के जो जुड़ी कंपनियां हैं या जो क्षेत्र है, इसको ये फायदा होगा कि जो बैंकों से कर्ज है वो और आसान हो जाएगा। इसके अलावा एसईजेड को मल्टी पार्टनर और सिंगल पार्टनर जो
अंतर्राष्ट्रीय निवेशक हैं उनके लिए और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें कुछ और संशोधन मंजूर किए जाएंगे। अगर हम देखें तो अभी तक एक्सपोर्ट्स करती थी एसईजेड से में जो जुड़ी कंपनियां हैं, उनको घरेलू मार्केट में बिक्री के लिए एक एडिशनल कस्टम ड्यूटी पे करनी होती थी। उस कस्टम ड्यूटी पर भी इनको छूट दी जा सकती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा अभी तक हमने देखा है कि लगातार डॉलर के दाम बढ़ रहे हैं रुपए के मुकाबले, तो ऐसे में उनको इंडियन करेंसी में भी पेमेंट लेने या देने की सुविधा मिल सकती है, तो ये उनके लिए एक अच्छा कदम होगा। इसके अलावा सनसेट क्लॉज को लेकर बहुत दिनों से चर्चा जारी थी कि इसको लेकर बदलाव किए जाने चाहिए। इसके अलावा एग्जिट नियमों में भी कुछ आसानी दी जानी चाहिए। तो ये दोनों ही चीजें इस बार बजट में वित्त मंत्री अनाउंस करेंगी। तो जो जानकारी हमें मिली है उसके हिसाब से रोड टेप का जो दायरा है वो भी बड़ा किया जाएगा और रोड टेप के दायरे को बड़ा करके एसईजेड से जो जुड़ी कंपनियां हैं उनको और ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश इस बजट में की जाएगी। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलने की तैयारी और ऐसे में इनके लिए बहुत सारी रियायतें आएंगी, कम ब्याज पर पैसे मिलेंगे। साथ ही एसईजेड में जो कुछ भी डेवलपमेंट होते हैं उसके लिए नॉन एसईजेड के जुड़े हुए काम अगर आप वहाँ पर करना चाहते हैं तो उसमें रियायतें मिलेगी। जीएसटी से जुड़े कई सारे मुद्दों पर रियायतें मिलेगी। तो बेसिकली बात यह है कि जिन कंपनियों के पास बड़ा लैंड बैंक है, चाहे वो एसईजेड के तौर पर हो या बिना एसईजेड के तौर पर, उनके लिए बड़ी फायदे की बात हो सकती है इस बजट में, जिसमें बीएफ यूटिलिटीज़ है, जयकॉप, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर फोकस रह सकते हैं। बीएफ यूटिलिटीज तो ऑलरेडी बंसल जी ने आज अपने पिक ऑफ द डे के तौर पर कहा भी है। एक बार जरा जल्दी से पहले अमरीश सर से इस पर राय ली जाए और उसके बाद टेक्निकल चार्ट पर जयकॉप पर राय देने के लिए तैयार हैं आप सुमित जी, और साथ ही एक और स्टॉक है जहाँ पर राय लेनी, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, और वहाँ पर राय देंगे मोदी जी। तो पहले अमरीश सर बताएं आपकी राय एसईजेड को लेकर जो बड़े ऐलान होने की संभावना। यदि ये अनाउंसमेंट आता है बजट में देन श्योरली काफी पॉजिटिव है बोथ फॉर बीएफ यूटिलिटीज और जेकॉप। तो शायद हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस अनाउंसमेंट आई मीन द सॉर्ट ऑफ अ रन जो देखेंगे, आई थिंक दिस कुड बी जस्ट द स्टार्ट ऑफ दैट रन। तो आई थिंक वन शुड बी एक्सट्रीमली पॉजिटिव, पर लेना चाहिए पॉसिबली आई मीन पोस्ट द बजट अनाउंसमेंट, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा बहुत चल चुका है। यदि अनाउंसमेंट आता नहीं है देन देयर कैन बी आई मीन दैट कुड बी अ नेगेटिव। तो आई थिंक वी शुड वेट फॉर द बजट अनाउंसमेंट। बजट अनाउंसमेंट का इंतजार करें। आइए जहां पर बीएफ यूटिलिटीज, बंसल जी आपकी राय दीजिए। अनिल जी, बीएफ यूटिलिटीज का भी आप देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर एकदम बढ़िया है और खरीदारी की राय है यहाँ पर एकदम। और जिस तरीके से हम प्री ओपनिंग में देखें तो थोड़ा सा ऊपर खुलने के संकेत हैं, तो अनिल जी खरीदना चाहिए। मुझे तो लगता है ये जो मेरे टारगेट्स हैं उसको भी ये पार करेगा, 450 प्लस के लेवल्स पे सेटल होगा गोइंग हेड। तो डिलीवरी में बीएफ यूटिलिटी को खरीदने की राय है। ओके, सुमित जी, जयकॉप। अनिल जी, जैकॉब के अंदर पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है 120 रुपए से लेके 125 रुपए के आसपास, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस और टारगेट बनेगा 145 रुपए से लेके 150 रुपए तक का बनेगा शॉर्ट टर्म का, और फिर और भी ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। पोजीशंस होल्ड करें, स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाएगा। अब मोदी जी राय दीजिए अपनी। RIIL रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा को यहाँ पर लॉन्ग करके चल सकते हैं 910 के स्टॉप लॉस के साथ। जो टारगेट बनेगा पहला 1010 का बनेगा और 1010 पे 52 वीक हाई बनेगा, और वहां से उसके बाद इस काउंटर में 1100 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। चार्ट्स अभी वेल प्लेस्ड है, फ्लैग पैटर्न बना रहा है, सपोर्ट के पास ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो 910 के एसएल से बाय करके चल सकते हैं। पहला टारगेट 1010 का होगा, उसके बाद 1100 तक के अपसाइड मूव रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा में नजर आते हैं। तो ये है आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा और जेकॉप। यहाँ पर रखे नजर बीएफ यूटिलिटीज, यहाँ पर भी आपको रिएक्शन आते हुए दिखेगा। बड़ी पॉजिटिव खबर है इन काउंटर्स के लिए, बट बड़े अच्छे संकेत आ रहे हैं बाजार के लिए, क्योंकि ग्लोबल वीकनेस को थोड़ा नकारते हुए अनिल जी हमारे बाजार दिख रहे हैं। स्पेशली निफ्टी हल्की सी स्ट्रेंथ दिखा रहा है सर ओपनिंग के लिए। हल्की बढ़त के साथ निफ्टी खुलने के लिए तैयार है, करीब 16 पॉइंट ऊपर 18,130 के लेवल पर। और बैंक निफ्टी भी उतना डीप कट नहीं है सर, 65 पॉइंट नीचे ही 38,145 के लेवल पर। क्या करना है अनिल जी?
तो दीपा, एक तो ये कि पहले कल हमने ये कहा था कि क्लोजिंग में कि शॉर्ट आप काट कर भी जा सकते हैं, आपको सुबह वापस मौका मिलेगा। तो जिन लोगों को अगर लगता है कि बाज़ार ख़राब है और अमेरिका और एफआईएस की सेलिंग को देखकर लगता है तो उनके लिए वापस वही लेवल है, इनफैक्ट ऊपर के लेवल है। रात भर के स्ट्रेस से आप बचे हैं तो शॉर्ट करने का लेवल वहाँ पर अभी दिख रहा है। मेरा ये मानना है कि इस लेवल पर शुरुआत होने के बाद कुछ नहीं करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। बाइंग और सेलिंग में से कौन एग्रेसिव है ये तोलने की कोशिश करें। तो शुरुआत के 10 से 15 मिनट बाजार को सेटल होने दें। कोई हड़बड़ी तो है नहीं, जल्दी तो है नहीं कि घर से कसम खाकर तो निकले नहीं कि पहले 15 मिनट में कुछ ना कुछ कारनामा करके दिखाना है। तो आराम से मार्केट को सेटल होने दें। और सेटल होने में क्या करना है, 17,975 18,050 की रेंज में 18,065 तक आए तो वहाँ पर खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। ऊपर में 18,175 18,225 की रेंज में आए तो वहाँ पर देखें कि क्या कुछ प्रॉफिट बुक करना है, इंतजार करना है। तो मैं रेंज का इंतजार करूँगा किसी एक सिरे पर पहले पहुँचने के लिए, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ, और उसके बाद हम कॉल लेंगे, हड़बड़ी नहीं है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 38,000 अहम लेवल है। 38,000 के आसपास आने पर 38,000 38,025 के आसपास हल्की फुल्की खरीदारी की जा सकती है 37,900 के स्टॉप लॉस के साथ। और पहले अगर 38,375 38,475 की रेंज में आए तो अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशन पुरानी पड़ी है तो वहाँ पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुक करके इंतजार करें। तो मैं ये सोचता हूँ एक बार आने दें रेंज में, फिर ट्रेड लिया जाए, हड़बड़ी ना करें। एब्सोल्युटली सर, तो लेवल्स रिस्पेक्ट करना है, रेंज में आने दीजिए, तभी आप ट्रेड इनिशिएट करें। थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, बाजार को सेटल होने दीजिए, वॉलेटिलिटी निकलने दीजिए। आइए तब तक स्वागत करते हैं शुभम जी का, जो भी हैं हमारे साथ तैयार। शुभम जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज का जो पिक है वो एक बिकवाली की सलाह है और बेचना है इंडसइंड बैंक को। अगर हम देखें तो यहाँ पे काफी दिनों से बहुत सारे शॉर्ट्स इनिशिएट होते हुए दिख रहे हैं डेरिवेटिव डेटा में, और 900 का जो लेवल है वो एक इक्विलिब्रियम के तौर पे है, और ये लेवल अगर टूटता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे और करेक्शन हमें आता हुआ दिख सकता है। तो कंडीशनल कॉल है, अगर 900 के नीचे जाता है तब ये पुट ऑप्शन खरीदे। 880 के स्ट्राइक का जो पुट ऑप्शन है 16 रुपए के आसपास कल क्लोज हुआ था, इसमें 11 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 24 रुपए तक का लक्ष्य होगा। तो आज इंडसइंड बैंक का पुट ऑप्शन पे खरीदारी करें। एब्सोल्युटली, तो आपके और वागले साहब के विचार मिलते हुए सर। वागले साहब ने भी पिक ऑफ द डे में 880 के टारगेट के लिए इंडसइंड बैंक पर बिकवाली की राय दी थी। शुभम जी भी इंडसइंड बैंक में वीकनेस देख रहे हैं और पुट खरीद कर आप इस वीकनेस को प्ले कर सकते हैं। तो इंडसइंड बैंक, इस पर रहेगी हमारी नजर हमारी रहने वाली है बजाज फाइनेंस पर भी, जो अपने नतीजों पर रिएक्ट करेगा। अच्छे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जैसे हम चर्चा भी कर रहे थे। एक बार चार्ट्स भी चेक कर लें। मुद्दत जी, क्या करना है सर बजाज फाइनेंस, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है इस चार्ट पर? देखिए, चार्ट्स तो पॉजिटिव नजर आ रहा है, बट एक बार ये देखना होगा ओपनिंग किस तरह से होती है स्टॉक में नजर आती है, क्योंकि स्टॉक में हम देख रहे हैं करीब 7900 के आसपास एक हर्डल बना हुआ है। 3-4 बार स्टॉक में 7900 से करेक्शन देखने को मिला है। तो मेजर हम यही बोलेंगे कि अगर एग्रेसिव होकर बाय करना है तो 7900 के ऊपर बजाज फाइनेंस को लॉन्ग करके चलेंगे। फिर इस काउंटर में बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। 8250 से 8300 तक के अपसाइड मूव नजर आएंगे। अभी यहाँ पे वेट एंड वॉच कीजिए। 7600 के एसएल्स है, अगर किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड करके चल सकते हैं 7600 के एसएल के साथ। ओके, 7600 के स्टॉप लॉस के साथ बजाज फाइनेंस को होल्ड कर सकते हैं। शुभम जी, एमएनएम पर अपनी राय दें। कल हमने एक्सक्लूसिव खबर दी थी इनकी रीस्ट्रक्चरिंग प्लान्स को लेकर, कंपनी की सफाई है। फिलहाल वो प्लान्स नहीं है, बट उन्होंने जरूर कहा है कि काफी सारे बिजनेसेस हैं जहां पर वो वैल्यू अनलॉकिंग पर काम कर रहे हैं। टॉप गेनर होगा आज ओपनिंग पर। एमएनएम पर चार्ट पर राय आपकी शुभम जी? दीपांशु जी, ओवरऑल ऑटो स्पेस में से एमएनएम काफी स्ट्रॉन्ग प्लेस्ड है। मुझे लगता है कि ये जो रैली है वो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो कंटिन्यू होता हुआ दिखना चाहिए, और 960 तक के लेवल यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। तो खरीदारी की राय है 880 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और पोजिशनली 960 तक का इसमें टारगेट है। ओके, तो ये है आपके लिए एमएनएम, जहां पर आपको रखनी है नजर रखनी है बजाज फाइनेंस पर, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जस्ट डायल, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड, टाटा एलेक्सी, कुछ काउंटर्स जो नतीजों पर रिएक्ट करेंगे। तो अनिल जी, अच्छी बात है कि वीकनेस के सामने बाजार स्टेबल खुलने को तैयार है। अब खुलने के बाद क्या चाल रहेगी उसी पर है नजर सर। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए पहली टिक आने की तैयारी में। बचे हैं 5 सेकंड। ओके, घंटी की मधुर आवाज आपके कानों में आने को है तैयार। देख लेते किस तरह की शुरुआत भारतीय बाजार दिखाते हैं। 18,129 दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में। 18,120 पर शुरुआत, लाल निशान में फिसलते हुए निफ्टी पर 5 अंक नीचे, 150 अंक नीचे बैंक निफ्टी पर और 125 अंक नीचे हम हैं सेंसेक्स पे। निफ्टी गिरावट बढ़ाता हुआ 50, 60, 70, 80
80 पॉइंट नीचे 18,050 के नीचे आता हुआ 17,975 18,050 की सपोर्ट रेंज में पहुंचता हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी 38,000 के आसपास आखिरी सपोर्ट लेवल है 37,900 38,000 और आज का लो भी 37,900 के आसपास ही। तो दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी अपनी सपोर्ट रेंज में, यानी कि कल के थोड़े से जो ट्रेड शायद बचे हों आखिरी मिनटों के, वो इस वक्त आपको एग्जीक्यूट होते दिख रहे हैं सेल साइड पर। तो 18,028 का लो बनाया 18,050 पर है, 37,892 यानी कि 37,900 का लो बनाया 38,000 पर है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। 200 अंकों का नुकसान सेंसेक्स और आपको बैंक निफ्टी में दिखेगा, 60 अंक के नीचे आपको नजर आएगा निफ्टी। आइए क्या है कमजोर, पहले वो देख लें। पावर ग्रिड 0.25% नीचे, इंडसइंड बैंक 1.5% नीचे, HDFC है लाइफ और अदानी पोर्ट 1.25% नीचे है इस वक्त, यहाँ से आता हुआ दबाव। बजाज फाइनेंस अच्छे नतीजे के दम पर 2% की मजबूती, टॉप गेनर। ONGC 1.5% मजबूत है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 1% की तेजी आपको दिखेगी इस वक्त। वायदा कारोबार की तरफ आइए, टॉप गेनर है बजाज फाइनेंस ही 2% ऊपर, बायोकॉन 2% ऊपर। बायोकॉन पर FIs की तरफ से एक बड़ा अपग्रेड आया, उसके बाद तेजी बनती दिख रही है। क्रॉम्पटन ये 1.5% मजबूत है वायदा कारोबार में। ONGC में कच्चे तेल की तेजी के दम पर होती दिख रही है तेजी, और IEX में अभी IOC ने स्टेक खरीदी, इसके बाद 1% मजबूत IOC का शेयर आपको नजर आएगा। वेदांता 1% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में। कमजोर क्या है? आइडिया जो नवंबर के महीने के सब्सक्राइबर के आंकड़े आए उसके बाद 9% नीचे है वोडाफोन आइडिया, कहीं कोई राहत की बात नहीं है। L&T के दोनों ही टेक्नोलॉजी शेयर, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज और L&T इन्फोटेक दोनों ही कमजोर खुलते दिख रहे हैं। LTTS 7% नीचे है कमजोर नतीजों के बाद, और ICICI प्रू भी 2.5% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में। अपोलो हॉस्पिटल अपने कल के काम को आगे बढ़ाता हुआ, यानी कि मंदी को आज फिर से नीचे खुलकर 2.5% लुढ़कता हुआ। क्यूमिंस और स्टार में भी 2-2.5% की कमजोरी। तो फार्मा शेयरों में आज भी कमजोरी का माहौल है। ग्रेन्यूल्स वायदा कारोबार के बैन में है लेकिन 2% कमजोर खुलता हुआ दिख रहा है। तो ये है शुरुआती कारोबार का रुझान। आइए एक बार इंडेक्स पर नजर डाल लीजिए। 75 अंकों का नुकसान निफ्टी में है, 18,050 से थोड़ा नीचे। बैंक निफ्टी 38,000 से थोड़ा सा नीचे, 37,950 के आसपास, 250 पॉइंट नीचे, और इतना ही नीचे सेंसेक्स भी आपको नजर आएगा। जी अनिल जी, हमारी एक्सक्लूसिव खबर का इम्पैक्ट RIIL, जैकॉप और BF यूटिलिटीज यहाँ पर रखिए नजर, एक्शन बनते हुए दिख रहा है। नतीजों के बाद DCM श्रीराम लिमिटेड दमदार नतीजे से, जैसे अभी चर्चा हो रही थी, 6.5% ऊपर। टाटा एलेक्सी, इनके भी अच्छे नतीजे आते हुए दिखे थे, ये स्टॉक भी पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। इसके अलावा जस्ट डायल और ट्राइडेंट, यहाँ पर नतीजों का नेगेटिव रिएक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है, दोनों स्टॉक्स दबाव में आते हुए इस समय। इसके अलावा आलोक इंडस्ट्रीज, ये भी नतीजों पर नेगेटिव रिएक्शन दिखाते हुए दिख रहा है। रेमंड यहाँ पर रखिए नजर, बड़ी मूव आई थी, मुंबई में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं और बढ़िया आई की पोटेंशियल है इसके लिए। साथ ही शालीमार पेंट्स पर भी रखिए नजर, जहां पर हेला इंफ्रा मार्केट करीब 270 करोड़ रुपए का निवेश कंपनी में करने जा रही है। एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है वेदांता में 3.5 करोड़ शेयरों की, यहां पर भी आपको रखनी चाहिए नजर, एक्शन उस स्टॉक पर बन रहा है। इसके अलावा आप मूव आते हुए देख रहे हैं ग्रीव्स कॉटन एक बार फिर से एक्शन में, यूनिकेम, रैलिस इंडिया में हो रही है खरीदारी, TCI लिमिटेड, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, तो लगातार दूसरे दिन लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स ओपनिंग पर आपको अच्छा एक्शन दिखाते हुए। GMDC ये भी एक्शन में है, टिन प्लेट इंडिया में हो रही है खरीदारी, हाइकल, LK इक्विपमेंट और RK फोर्जिंग, साथ ही वरुण बेवरेजेस, कुछ और काउंटर्स जहां पर पॉजिटिविटी दिख रही है। गिरावट नतीजों के अलावा ICICI सिक्योरिटीज ये प्रेशर में है, एफिल इंडस्ट्रीज, VST इंडस्ट्रीज, यहां पर भी गिरावट आपको आती हुई दिख रही है। वीकनेस शिपिंग कॉर्पोरेशन में लगातार दूसरे दिन 2.5% नीचे है काउंटर। HCC भी वीकनेस दिखाता हुआ, साथ ही आप गिरावट देख रहे हैं मैक्स हेल्थ केयर में, शोभा लिमिटेड, यहाँ पर भी वीकनेस आपको बन रही है, और अरविंद फैशन गिरावट हो रही है। फाइन ऑर्गेनिक्स भी थोड़ा प्रेशर में आ रहा है। तो अनिल जी, हाई बीटा काउंटर्स पर थोड़ा ज्यादा एक्शन इस समय आपको दिखेगा। ऑफकोर्स नतीजों के रिएक्शन के अलावा भी काफी सारे स्टॉक्स फोकस में आते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी निचले स्तरों पर सपोर्ट लेता हुआ 18,050 तक फिसलने के बाद वहां पर ही सपोर्ट लेता है, उसके ऊपर थोड़ा आया है, और बैंक निफ्टी भी 38,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है। तो इनिशियल नेगेटिव रिएक्शन के बाद बाजार थोड़ा इस समय संभलने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके लिए है ओपनिंग का ट्रेंड। आइए कौन से स्टॉक्स हैं सबसे ज्यादा एक्शन में, उसी पर कर लेते हैं चर्चा। L&T टेक, यहां पर आप 6.5% का कट ओपनिंग पर आते हुए देख रहे हैं। अब क्या करना है वागले साहब, जरा बताएं। L&T टेक आज का सबसे बड़ा लूजर सर। दीपांशु, मुझे लगता है गिरावट अभी भी और कंटिन्यू होगी। थोड़ा सा आपको बाउंस बैक मिलेगा, वो बात अलग है, लेकिन मुझे चार्ट में कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देती है। 5,120 के स्टॉप लॉस से आपको खड़े रहना है। मुझे लगता है ये 5,000 के आसपास जाना चाहिए। यहाँ से भी एक 70-80 रुपए की डाउन साइड है।
है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई इन सारे स्टॉक्स पर। बाजार कमज़ोर है और थोड़ी सी गिरावट के साथ ही एक स्टेबल हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई खास ऐसी रिकवरी नहीं है और फ्रेश सेलिंग भी आपको नज़र नहीं आ रही है। आइए अब वक्त है आपके बजट में सस्ता शेयर। वरुण दुबे हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। वरुण, बताइए कौन सा स्टॉक है आज रडार पर? अनिल जी, आज रडार पर है M&M का काउंटर। देखिए, आप सोचेंगे कि M&M तो एक दिग्गज कंपनी है, तो आपके बजट में सस्ता शेयर कैसे हुआ। ये मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से हमने इसको आपके बजट में सस्ता शेयर की कैटेगरी में चुना है। देखिए, इस कंपनी के कारोबार को तो सब जानते हैं, जो ट्रैक्टर का कारोबार है, ऑटोमेटिव कारोबार है। आप पिछले TTM सेल्स देखेंगे तो करीब 52,000 करोड़ के आसपास की थी। उसको 2 टाइम का मल्टीपल दे दीजिए तो आता है करीब 1 लाख करोड़ के आसपास का। दूसरा जो सबसे बड़ा कारोबार है जिसमें अच्छी ग्रोथ है वो है EV मोबिलिटी का कारोबार, और लगातार जहां कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है। और FY27 तक फुल सेल्स में से करीब 20% के आसपास की सेल्स जो है वो EV के रहने वाली है। Q2 में आपने कंपनी के EV के नंबर्स देखे, जहाँ पे 3 व्हीलर EV में करीब 300% के आसपास की ग्रोथ देखने मिली। इसके वैल्यूएशन को भी अगर आप जोड़ ले तो वो भी करीब 24-25 हजार करोड़ के आसपास आता है। हमने आपको एक्सक्लूसिव स्टोरी बताई थी कि किस तरह से ये कंपनी अपने एग्री और फार्म कारोबार को अलग करेगी। इलेक्ट्रिक कारोबार जिस तरह से यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, जाहिर सी बात है कंपनी उसको भी अलग एंटिटी में डाल सकती है। इसके अलावा बाकी जो इंश्योरेंस, यूज कार, फर्स्ट क्राई, पोर्टर का कारोबार है, उसको भी कंपनी अलग कारोबार में सेपरेट कर सकती है। और कंपनी ने खुद अपने प्रेस रिलीज में कहा है कि वैल्यू अनलॉकिंग पे उनका फोकस होगा। ये तो कंपनी के खुद के कारोबार है। इनकी वैल्यू अगर आप निकालें तो करीब 1.1-1.2 लाख करोड़ के आसपास आती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो टेक महिंद्रा में करीब 26% के आसपास का हिस्सा, M&M फाइनेंस में करीब 52% के आसपास का हिस्सा, महिंद्रा हॉलीडेज में 67% के आसपास का हिस्सा। इन सब हिस्से को अगर आप मिला दे तो ये करीब 53,000 करोड़ के आसपास आता है। तो इस कंपनी का खुद का कारोबार तो है जो कि काफी हाई ग्रोथ कारोबार है। इसके अलावा ग्रुप कंपनी में जो इस कंपनी का हिस्सा है उसको सबको अगर आप मिला दे तो ये आता है करीब 1,80,000 करोड़ के आसपास का। फिलहाल इस कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 1.1-1.2 लाख करोड़ के आसपास है। तो इसके चलते हमें लगता है कि ये आपके बजट में सस्ता शेयर है। वैल्यूएशन बेहद ही कंपेलिंग है, नो डाउट दिग्गज है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू इस कंपनी के निकालेंगे तो इन लेवल से काफी ऊपर है। करीब 60-65% के आसपास के डिस्काउंट पे ये काउंटर जो है अपने असली वैल्यूएशन से ट्रेड कर रहा है। ओके, M&M ये इंटरेस्टिंग है अनिल जी, और ऑफ कोर्स वैल्यू क्रिएशन की स्टोरी है, बट काफी सरप्राइजिंग है सर। निफ्टी काउंटर बजट का सस्ता शेयर बनकर आया है। जरा आप भी बताएं क्यों कन्विक्शन होना चाहिए हमें M&M पर। दीप, इसकी क्रेडिट है ना स्वाति को दी जानी चाहिए, क्योंकि कल जब स्वाति ने वो स्टोरी की दोपहर में कि किस तरह से महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप में पूरी तरह से वैल्यू अनलॉकिंग होने की तैयारी है, उसके बाद हमने डीप में जाकर देखा तो हमें लगा कि यार ये स्टॉक तो बहुत ही सस्ता मिल रहा है इस वक्त। मतलब जो दाम पर ट्रेड हो रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप जैसा शेयर, जैसी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी इतने सस्ते में और इतनी वैल्यू अनलॉकिंग के लिए तैयार है, तो फिर क्या कहने हैं। और उसके बाद हमने इस पर कैलकुलेशन शुरू की तो फिर समझ में आया कि वाकई में वैल्यू अनलॉकिंग बड़ी हो सकती है। पहली चीज़ तो ये बता दूं कि ये एक ऐसा ग्रुप है जिसको लेकर मतलब कभी आप गलत हो नहीं सकते, डाउट कर नहीं सकते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिहाज से बेस्ट मैनेजमेंट है आनंद महिंद्रा साहब का, और अनीश शाह साहब जो अभी कंपनी के MD बनकर आए हैं, उन्होंने जिस तरह से टर्न अराउंड किया है, टर्न अराउंड तो करना गलत होगा क्योंकि कंपनी तो पहले से बहुत बढ़िया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कोर बिजनेसेस पे फोकस करने का प्लान करके एक एक करके बिजनेसेस को बहुत बढ़िया बनाने का प्लान किया है, ये ठीक उसी तरह से जैसे चंद्रा साहब टाटा ग्रुप में पहुँच बिल्कुल अलग अलग तरीके से, या फिर जैसे L&T के टॉप मैनेजमेंट को देख लें, जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट जिस तरह से उन्होंने वैल्यू अनलॉकिंग की है। मुझे लगता है गोदरेज ग्रुप में देखिए किस तरह से गोदरेज एग्रोवेट, गोदरेज प्रॉपर्टी, गोदरेज की अलग अलग कंपनियां लिस्ट हुई और वैल्यू अनलॉकिंग हुई है। किस तरह से आप देखिए L&T में, L&T फाइनेंस होल्डिंग वगैरह तो पहले से थी, लेकिन उसके बाद L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, L&T इन्फोटेक अलग अलग लिस्ट हुई, वो हुई है। ऐसा ही महिंद्रा एंड महिंद्रा में हो सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में ऑलरेडी काफ़ी लिस्टेड कंपनियां हैं, महिंद्रा लाइफ, लॉजिस्टिक, महिंद्रा हॉलीडेज, ये सारी हैं, महिंद्रा EPC हैं, लेकिन अब भी ढेर सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिनके दम पर शेयर में तगड़ी वैल्यू है। और अगर ये सारे बिजनेसेस को वैल्यू अनलॉकिंग करके अगर मैनेजमेंट एक एक करके इनको लिस्ट करवाता है या अलग तरीके से फोकस करता है, तो ये स्टॉक यहाँ से भी मतलब वैल्यू के लिहाज से देखा जाए तो 60 से 70% सस्ता ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और स्पेशली एक चीज़ और बताऊँ दीप, जब वैल्यू अनलॉकिंग होती तो वैल्यू जो है
उससे ज़्यादा मिलती है। तो अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा इस साल की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट स्टोरी हो सकती है तो बड़ी बात नहीं है। मैं एक और चीज़ बताऊं, कल जब हमने स्टोरी की उसके बाद आज महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी तरफ से एक एक्सचेंजेस को नोटिस भी भेजा। उन्होंने ये भी लिखा है कि हम किसी तरह की 3 वर्टिकल्स में नहीं बांट रहे हैं, लेकिन हाँ वैल्यू अनलॉकिंग और जो हमारे कोर बिजनेस है उन पर फोकस रहेगा। देखिए कोर बिजनेस पे तो फोकस है ही, वैल्यू अनलॉकिंग आप तब करते हैं जब आपको लगता है कि नॉन कोर बिजनेस को कोर बिजनेस से अलग किया जाए, ताकि कोर बिजनेस एक साथ रहे और नॉन कोर बिजनेस अलग होकर उनकी वैल्यू एक अलग बने। और उन्होंने जेम्स शब्द का इस्तेमाल किया कि हम कोर बिजनेस को फोर्टिफाई करेंगे और नॉन कोर बिजनेस के जेम्स को हम वैल्यू अनलॉक करेंगे। अब आप खुद सोचिए किस तरह के जेम्स हो सकते हैं। फार्म बिजनेस है, आपके लिए जो नए ज़माने के बिजनेस है, फर्स्ट चॉइस उनकी कार का बिजनेस है, फर्स्ट क्राई उनका एक रिटेल बिजनेस है, SLO ये बिजनेस है, स्क्रैपिंग को लेकर बिजनेस है। तो ढेर सारे ऐसे बिजनेस है जो महिंद्रा एंड महिंद्रा के हैं। लाइफ टाइम हाई के नज़दीक बाजार हैं। अगर आपको 1 साल 2 साल का या 3 साल का व्यू है तो मुझे लगता है ये ऐसा स्टॉक है जो 3 साल में दुगुना होने की भी ताकत रखता है। फिलहाल हम 1200 रुपये के टारगेट के साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा में आपको कहेंगे वैल्यू अनलॉकिंग के लिहाज से, और साथ ही बजट में जो पूरा फोकस होता है फार्म पर होता है, एग्रीकल्चर पर होता है, ऑटो पर होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर होता है, वो सारे के सारे बिजनेस महिंद्रा एंड महिंद्रा में है। तो ये एक स्टॉक है जो आपको कम रिस्क वाला, कम रिटर्न वाला, हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो बनाना है तो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो ये है दीप हमारी राय महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। मेरे ख्याल से पिछले 5-4 दिनों में काफ़ी बार ये रिकमेंडेशन लिस्ट पे आया भी है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। एक बार जरा अमृतसर से राय ली जाए M&M पे, बताएं सर। अनिल जी, M&M पे श्योरली मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ और बेसिकली 3 मेजर पॉइंट्स है। जो लॉजिस्टिक्स में लास्ट माइल डिलीवरी, दैट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पे जो लास्ट माइल डिलीवरी के जो बायर्स हैं वो बेसिकली EVs डिमांड करते हैं, और महिंद्रा एंड महिंद्रा लास्ट माइल EVs में काफ़ी बड़ा प्लेयर है अभी। नेक्स्ट है जो आपने बताया था फार्म सेक्टर, गवर्नमेंट का भी फोकस वहाँ पे है, और यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो ट्रैक्टर्स बिजनेस है दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स, यू कैन सी द बिगेस्ट प्लेयर। और तीसरा है पैसेंजर कार सेगमेंट में, द बेस्ट परफॉर्मिंग सेगमेंट इन पैसेंजर कार्स स्पेशली मिड एंड लार्ज में SUVs है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा इज वन ऑफ द लाइक लार्जर SUV प्लेयर्स इन इंडिया। तो आई मीन दीज 3 पॉइंट्स आई थिंक शुड बी आई मीन द ड्राइवर फॉर महिंद्रा एंड महिंद्रा। और जो आपने अभी कहा था वैल्यू अनलॉकिंग भी होगा, तो क्लियरली इट्स अ बाय। ओके, तो ये है आपके लिए M&M, जहां पर अमृतसर का भी भरोसा है, बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग स्टोरी हो सकती है जैसे हमने आपको एक्सक्लूसिवली बताया है। फिलहाल अनिल जी 30-35% की अपसाइड देख रहे हैं, बट ओवर अ लॉन्ग टर्म स्टॉक डबल होने की पोटेंशियल रखता है। तो M&M इस पर रखिए आप नजर। आइए कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी ली जाए हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। चलते हैं मुदित जी के पास बिगुल BTST का। बताएं सर। देखिए बाय करके चल रहा है यहाँ पर ONGC में आज 3 साल का ब्रेकआउट देखने को मिला है। 3 साल के जो हाई बने थे उसके बाद जनवरी 2018 में जो हाई बने थे उसके बाद आज के सेशन में वो हाईज टूटते हुए नजर आए हैं। जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हैं 52 वीक हाई जैसे लेवल आज के सेशन में बनते हुए नजर आए हैं, और अच्छी चीज देखने को मिली है 9-9.5% के OI एडिशन के साथ ONGC में बाइंग देखने को मिल रही है। देखिए बहुत रेयरली होता है कि ओपनिंग नोट पे इतना बड़ा OI एडिशन और इस तरह की कंपनी में देखने को मिले। लग रहा है यहाँ से कुछ बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। आज के लिए 172 के टारगेट्स के लिए ONGC को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 166 का। देखिए ये आज के टारगेट्स हैं, पोजिशनल टारगेट हमें करीब 180 तक ONGC में नजर आते हैं, तो ONGC यहाँ से बाय करके चलेंगे। 172 इंट्राडे टारगेट्स है, पोजिशनल टारगेट 180 के होंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 166 का। ओके, तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट ONGC पर आते हुए दिख रहा है। 3 साल की ऊंचाई पर है काउंटर, और कच्चे तेल में जिस तरह की तेजी है ऑफ कोर्स ONGC को भी उसका होता है फायदा। चार्ट कॉर्नर का बिगुल राकेश जी, कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दिवांशु, चार्ट कॉर्नर पिक है बजाज फाइनेंस पे खरीदारी की राय है। यहाँ पर देखें तो कमजोर मार्केट के अंदर स्टॉक पिछले 5 दिनों के हाईस के ऊपर निकला है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। ओवर टू कुणाल जी।
देखिए बड़ा ब्रेकआउट नतीजों के बाद आता हुआ दिखाई पड़ रहा है दीपांशु, और यहाँ पर एक बड़ा क्रिटिकल रेजिस्टेंस था 7980 के आसपास, जो कि आज के शुरुआती ट्रेड में पार हुआ है। अब स्टॉक 8000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो एक बड़ा ऐतिहासिक ब्रेकआउट यहाँ पर शुरुआती ट्रेड में देखने को मिल रहा है। बाय करके चले। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप कभी कभार देखते हैं। लगभग सारी एसेट क्लास में ये मामला ज़रूर है कि अगर आप लंबे समय के लिए अच्छे से होल्ड करके चले तो सबके भाव आते हैं। आप देखिए जिन लोगों के पास उस समय कच्चा तेल था, जो पैनिक में बेच गए, जिनके पास था, तो आज देखिए आप 7 साल की ऊंचाइयों पर वहाँ पर भी है। लाइफ टाइम ऊंचाइयों पर आप निफ्टी में भी हैं। 18,600 का बनाया, 16,400 पर इतना पैनिक था, 16,400 से वापस 18,400 के आसपास आ भी गए। तो ऐसा नहीं, सब कुछ देखने को मिलता है, ऊपर भी नीचे भी। आपकी ताकत होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करके, और भरोसा होना चाहिए। होल्ड करने का भरोसा, होल्ड करने की ताकत, ये आपको बनाती है विनर। आइए बढ़ते आगे, और एसपीएल मिड कैप स्टॉक से 2 खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, सिमी जी और आशीष जी। गुड मॉर्निंग सिमी जी, करिए शुरुआत अपने लॉन्ग टर्म पिक के साथ। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरे तरफ से आज का लॉन्ग टर्म पिक होगा बीएफ यूटिलिटीज। ये स्टॉक मैंने पहले भी कई बार दिया है और अभी भी मैं दे रही हूँ। आज सुबह सुबह बहुत अच्छा न्यूज सुनने को मिला है, थोड़ा सा मोमेंटम में भी है। अगर चार्ट देखेंगे तो मुझे लगता है कि इस चार्ट में एक बढ़िया सा एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ है 420 के ऊपर, और ये स्टॉक अगर 420 के नीचे नहीं जाता है तो इसमें मिनिमम जो टारगेट रहेगा वो 475 का रहेगा, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट इसमें 4 से 6 महीने में मैं बहुत ही बड़ा टारगेट मैंने रखा है। 475 का पहला टारगेट होगा मेरे तरफ से बीएफ यूटिलिटीज के लिए, और उसके बाद होगा 490। ये 475 से 490 हो सकता है 1 से 1.5 महीने में आ जाए। और उसके बाद जो मैंने टारगेट रखा है, बड़ा टारगेट 540 का, ये 3 से 4 महीने में आना चाहिए। तो करंट लेवल पर जबरदस्त बाइंग इसमें देखने को मिल सकता है। बीएफ यूटिलिटीज कई महीनों बाद, कई सालों बाद ये स्टॉक आज परफॉर्म कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। 390 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस और ओवरऑल 540 का टारगेट के लिए बीएफ यूटिलिटीज को खरीद कर चलिए। एब्सोल्युटली, बीएफ यूटिलिटीज़ और सिमी जी का बड़ा भरोसा है, बड़े टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। और मुझे याद है अनिल जी, आपका भी बड़ा भरोसा रहा है। कई बार इस स्टॉक पर आपने भी बात करी है, एसआईपी स्टॉक में भी मेंशन किया है। एंड ऑफ कोर्स आज जो हमारी एक्सक्लूसिव खबर है एसईजेड्स को इंफ्रा दर्जा देने की बात करके, इन्हें भी बड़ा फायदा होगा। तो बीएफ यूटिलिटीज सर वापस बाजार के फोकस में 8% डीप पोर्टफोलियो स्टॉक है। हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट में जुलाई में रहा था, जहाँ तक मुझे याद है, जून में था। 17 जून को हमने 428 रुपये के आसपास रिकमेंड किया था। लगभग इन लेवल के आसपास, थोड़ा ऊपर गया भी, वापस नीचे भी आ गया है। ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। लंबा चौड़ा बड़ा लैंड बैंक है, कंपनी में वैल्यू, अगर इस लैंड बैंक की वैल्यू आप गिने तो 1500-1600 रुपये की वैल्यू होती है। आप सोचिए 1500-1600 रुपये की लैंड बैंक की वैल्यू है। और इवेंचुअली जिनके पास लैंड है वो कंपनियाँ आप देख सकते हैं एक एक करके किस तरह से एक्शन में आ रही है। आप देख लें सेंचुरी टेक्सटाइल के क्या भाव हो गए, रेमंड्स के क्या भाव हो गए, जो दूसरे बिजनेस करते थे लैंड बैंक है। और ऐसी कई सारी स्टोरी है, उनमें से बेंगलोर के पास बड़ा लैंड बैंक रखने वाली बीएफ यूटिलिटी, ये आप देखिए हेमिस्फेयर देख लीजिए जहाँ पर बड़ा लैंड बैंक है। तो हमें लगता है कि ये कंपनियाँ हैं जो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। और दीप, एक चीज़ करना चाहता हूँ, बीएफ यूटिलिटी में बहुत कम लोगों को शायद पता है, राधा किशन दमानी जी की भी अच्छी खासी स्टेक है इस कंपनी में, उन्होंने भी खरीदा है। तो अगर आप में पेशेंस है तो 2-3 साल के लिए ख़राब बाजार हो जब भी, अच्छे लेवल्स पे एंटर करके इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में छोड़ दीजिए। आप देखिए एक ज़माना था इंडिया सीमेंट में 80-90 रुपये में दमानी जी ने जब खरीदा, तब लोग सोचते थे कब चलेगा कब नहीं चलेगा, कुछ होता नहीं था। 3-3 गुना वहाँ से स्टॉक हो गए। तो कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ क्वालिटी है, वैल्यू है, वो चलने में समय लगा सकते हैं। किस दिन चलेंगे ये आपको हमें नहीं पता, लेकिन वाकई में 1500-1600 करोड़ रुपये प्रति शेयर की वैल्यू है लैंड की। उस लिहाज से आप छोड़िए, 1500 ना हो, 700 हो जाए, 800 हो जाए, तब भी आपके लिए अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाला होगा। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक है जो पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। इसके साथ साथ इसका एक और स्टॉक है जो आमतौर पर साथ साथ ही चलता है, उस पर भी राय ली जाए। आज बंसल जी ने भी बीएफ यूटिलिटीज अपने पिक ऑफ द डे के तौर पर किया था। तो सिमी जी, पहले तो बंसल जी की तरफ से आप धन्यवाद स्वीकार कर लें, उनका भी बीएफ यूटिलिटी था। और दूसरा इसके साथ ही एक और स्टॉक पे सिमी जी आप राय दें, बीएफ इन्वेस्टमेंट्स, जो दोनों ही स्टॉक साथ साथ चलते हैं, उसमें भी एक्शन आ रहा है। जरा बीएफ इन्वेस्टमेंट्स के भी चार्ट्स बताएं।
काफी शानदार चार्ट है अनिल जी। इनफैक्ट बीएफ यूटिलिटी जैसा ही चार्ट है, साथ साथ चलने वाला स्टॉक भी है। 350 का लेवल वॉच करेंगे, 350 के ऊपर ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम दिखा सकता है। 390 से 410 का इसका नेक्स्ट टारगेट होगा, जो कि बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है। आज का क्लोजिंग 350 के ऊपर आना चाहिए, उसके बाद बहुत ही जल्दी 390 से 410 का टारगेट देखने को मिलना चाहिए। और ओवरऑल जो पैटर्न है उसमें देख के लग रहा है कि अगर यहाँ पे 3 से 6 महीने का नजरिया है तो 450 का 500 का टारगेट भी देखने को मिल सकता है। तो चार्ट बहुत ही शानदार है। यहाँ पे भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आया है। 350 के ऊपर का क्लोजिंग आज का जरूरी है। ओके, 350 के ऊपर की क्लोजिंग के लिए बीएफ इन्वेस्टमेंट्स पर भी आप भरोसा कर सकते हैं और बीएफ यूटिलिटीज तो पसंद है। ये डे हाई पर ट्रेड करता हुआ 6% के दमदार उछाल के साथ। आशीष कुकरेजा साहब भी हमारे साथ तैयार है। आशीष जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर अपनी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, क्विक डिस्क्लेमर, जो भी स्टॉक्स एसपीएल में मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसमें मेरे पोर्टफोलियो में होते हैं। पहला स्टॉक जो है वो एक इंटरेस्टिंग थीम लेकर आया अनिल जी। अब सीमेंट सेक्टर में जो स्मॉल कैप्स हैं उनके लिए तो एक टेल विंड का सिनेरियो है और लार्ज कैप्स के केस में हेडविंड है। मतलब अभी मैं आपको अगर संक्षेप में समझाना चाहूँ तो जो छोटे स्टॉक्स हैं उनमें वैल्यूएशन अभी भी कंफर्ट है और काफी इन कंपनीज ने जैसे ओरिएंट, हिडलबर्ग, सागर सीमेंट, इन कंपनीज ने किया क्या है कि इन्होंने अपने बैलेंस शीट पे काम किया है और कैपेसिटीज को बहुत एक रैशनल तरीके से बढ़ाया है और स्ट्रॉन्ग कॉस्ट कटिंग मेजर्स लिए हैं। उस करके ये स्टॉक्स अब काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं और जो एक मैट्रिक्स होता है कि पर यूनिट जो पर टन रियलाइजेशन होती है वो इन स्टॉक्स की लार्ज कैप से ज्यादा इंप्रूव हो रही है। वाइल कंपैरिजन सही नहीं है, लेकिन जरूर जब आपको वहां पे प्रॉफिट टेकिंग दिखेगी तो जो ये मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स है वहां पे एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो बिल्ड हो सकता है। उसमें सागर सीमेंट हमें काफी अच्छा लगता है इन लेवल्स पे। एक मिड कैप सीमेंट स्टॉक है और स्पेशली यही रीजन है, कॉस्ट कटिंग मेजर्स लिए हुए हैं, डाइवर्सिफिकेशन किया है, डीलेवरेज किया है अपनी बैलेंस शीट को। आई कैन गो ऑन एंड ऑन बट आई थिंक इस समय आपको स्मॉल मिड कैप सीमेंट स्पेस पे ध्यान देना चाहिए। ये थीम आज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दर्शकों के लिए और सागर सीमेंट यहाँ से एक लॉन्ग टर्म टारगेट आप 350 से 400 तक के ले सकते हैं, इसी साल आ सकते हैं। ओके, तो मिड कैप सीमेंट पर बढ़ रहा है भरोसा आशीष जी का और सागर सीमेंट उसमें से एक स्टॉक है जहां पर उनकी है खरीदारी की राय। अल्ट्राटेक के बाद हमने सीमेंट स्टॉक्स पर एक्शन भी बनते हुए देखा था। पर आइए एक बढ़िया एक्सपायरी का ऑप्शन देने के लिए तैयार है सुमित जी बिगुल, उनके लिए। बताएं सुमित जी। दीपांशु, निफ्टी की ये जो वॉलेटिलिटी है, ये जो करेक्शन है अब रुकनी चाहिए और अभी जो इंट्राडे में लो लगा है वो लो सस्टेन करके यहाँ से बाउंस बैक और एक पुल बैक हमको देखने को मिलना चाहिए। तो ऐसे अफरा तफरी वाले मार्केट के अंदर, करेक्शन वाले मार्केट के अंदर अब एक कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहूंगा एक्सपायरी ऑप्शन के तौर पे। निफ्टी में कॉल लेने का सलाह रहेगा 17,950 का, 111 115 के आसपास। अभी 125 के आसपास ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा नीचे आने पे लें, 111 115 के आसपास इसमें खरीदारी करें। 17,950 का कॉल, 51 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में जो टारगेट बनेगा 171 रुपया और 201 रुपया। 17,950 का कॉल लेना है, 51 का स्टॉप लॉस, 171 से 201 का टारगेट। अच्छा सपोर्ट है ये और वहां से हमने देखा है बाजार में भी करीब करीब 100 पॉइंट्स का बाउंस बैक भी आया है। तो एक्सपायरी ऑप्शन 17,950 का कॉल खरीद कर चलें। आइए एक चार्ट कॉर्नर का बिगुल राकेश जी कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, चार्ट कॉर्नर पिक है गेल, गैस अथॉरिटी में खरीदारी की राय है। मार्केट में वीकनेस है बट ये स्टॉक पिछले 5 दिन के हाइस के ऊपर निकला है। ट्रेडिंग के नजरिए से देखें तो नीट, क्लीन, क्लियर ब्रेकआउट, पॉजिटिव क्रॉसओवर। ओवर टू कुणाल जी।
देखिए, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात दीपांशु इस चार्ट पर नजर आती है वो पिछले कुछ दिनों का इसका वॉल्यूम एडिशन है। अगर आप कल का वॉल्यूम देखें और आज का वॉल्यूम देखें डेरिवेटिव्स में, तो बहुत ही शानदार और एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है और उसके साथ स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो गेल में हमारी खरीदारी की राय है, यहां पर स्टॉप लॉस 145 रुपए पर 145 पर रखना है, मुश्किल से 1.5 रुपया नीचे। पहला टारगेट होगा 149 हाफ का, 150 रख लें। दूसरा टारगेट होगा 152 रुपए 50 पैसे का, तो 152 रुपए 50 पैसे तक जाता हुआ दिख रहा है गेल में खरीदारी की राय। क्या ये बात सही है कि आपकी आवाज में मुझे बहुत दम दिख रहा है? अनिल जी, बिल्कुल अनिल जी, वैसे तो मैं प्रयास करता हूं कि हमेशा आवाज में दम दिखाई दे, हाँ, लेकिन अनिल जी आपको दिखा मेरा दम तो अच्छी बात है। अनिल जी कामयाब अभी हुए हैं, मतलब प्रयास आप लगातार करते रहे प्रयास। जब जब भी आप कामयाब होंगे मैं पक्के तौर पे हाईलाइट करके आपका सम्मान करूंगा। तो मतलब 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस, और जो मतलब कॉन्फिडेंस से कुणाल जी ने बोला गेल के बारे में, मेरे को लगा कि भाई ये तो बात जबरदस्त। और आपका कॉन्फिडेंस बंसल जी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जी बंसल जी बताइए। देखिए अनिल जी, हम तो अनिल जी देखिए रिसर्च करते हैं अनिल जी, तो कुणाल जी पे मैंने रिसर्च करी अनिल जी। जिस दिन ये नोटा का प्रयोग करते हैं उस दिन उनका ना अनिल जी दम थोड़ा ज्यादा होता है। तो आपने अनिल जी ये चीज पिछली बार नोट नहीं करी, आज नोट करी है। अच्छा, मैं तो दूसरी बार अनिल जी नोट कर रहा हूँ, मतलब कि दिन भर आज दम दिखेगा आपको। नहीं तो ट्रेंड बनने दो, ऐसे 1-2 बार से ट्रेंड नहीं बनता। चार्ट पे पूरे सिग्नल पूरे आ जाने दो, उसके बाद हम देखेंगे कि कुणाल जी का दम कितना आगे और दिखता है। लेकिन गेल में तो दम दिख रहा है, और गेल की रिकमेंडेशन में कुणाल जी राकेश जी का भी दम दिख रहा है इस वक्त। आइए बढ़ते आगे, और एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में पोजिशनल पिक का वक्त है। बताएं सिमी जी, आज के लिए आपकी पोजिशनल पिक। अनिल जी, आज के लिए मेरा पोजिशनल पिक होगा गति में बहुत दिनों से मोमेंटम है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो गति में खरीदारी करने का सलाह होगा। एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ लाई हूँ। छोटा सा स्टॉप लॉस मेरे लिए इसका स्टॉप लॉस 196 होगा, तो ही बहुत ज्यादा है। तो 196 का स्टॉप लॉस के साथ गति को खरीदने का सलाह होगा। 240 से 255 का मैंने टारगेट रखा है, जो कि मुझे लगता है कि हो सकता है कि एक ही महीने में आना चाहिए। और ये स्टॉक हो सकता है तो 3 से 4 महीने के लिए अगर होल्ड करेंगे तो मुझे लगता है कि 290 से 300 तक भी ये जाने का पूरा कोशिश कर सकता है। तो गति थोड़ा सा चार्ट बताएंगे तो एक तो ये एकदम ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। छोटा सा एक पेनेंट, एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी अप है, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म सारे ट्रेंड्स तो अप तो है ही। छोटा सा एक पेनेंट फॉर्मेशन था और उसका ब्रेकआउट कल का सेशन में आया था। कल मार्केट में करेक्शन आया था एकदम सेकंड हाफ में, और तब जाके गति का हाई से ये थोड़ा सा नीचे आके बंद किया था। तो नीचे बंद किया था, इसलिए हम लोग को खरीदने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ पे खरीदने का मौका ढूंढना चाहिए। करंट लेवल से खरीदिए। थोड़ा सा नीचे जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 196 का स्टॉप लॉस के साथ इसमें जबरदस्त बाइंग होनी चाहिए। 240 से 255 का मिनिमम टारगेट, जो 1 महीने का टारगेट है मेरा, और उसके बाद 290 से 310 का टारगेट है। मुझे लगता है 3 से 4 महीने के लिए गति को पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। और यहाँ पे डिस्क्लेमर ये है अनिल जी, सारे जो आज के सारे स्टॉक मैंने चूज किया है, सारे मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक है। लॉन्ग टर्म से मैं होल्ड कर रही हूँ, तो सारे में मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है। ओके, तो सिमी जी के पोर्टफोलियो स्टॉक्स भी हैं और बड़ा कन्विक्शन भी है सिमी जी का, खरीदारी की भी राय है। गति 240 और 255 के टारगेट के लिए यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी।